ओके, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये लाइट जलाऊं तो सही दिखे आते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा ना अभी। बोर्ड सही दिख रहा है। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा शायद ना। कोई बताओ भाई। अरे वीडियो अभी वीडियो बेटर ठीक है। है सर। ब्लर आ रहा है। मतलब ये ठीक है या ये ठीक है? वीडियो पता नहीं मेरा ब्लर आ रहा है, बाकी सबका कैसा चल रहा है? ऐसे वो सही पीछे चल रहा वाला है। ठीक था सर। पीछे वाला। वहां भी जाएगा सर, 9 के पास जाएगा। ये वाला बेटर था सर। तो इसमें से रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। लिखेगा तब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। चलो, तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था रैंडम वेरिएबल। तो लिख के देखता हूँ। ठीक है, ये हम करने कर रहे हैं। अच्छा, इसमें रिफ्लेक्शन का चक्कर होगा। तो अगर ये बंद कर दूं। सही दिख रहा है, सही तो है। दिख रहा है ठीक है अब? हाँ सर, सही है। ओके, ठीक है। तो ठीक है, वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। हमने कल स्टार्ट किया था रैंडम वेरिएबल में। मैं बता रहा था। तो एक बार रैंडम वेरिएबल दोबारा बता देता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अ, तो डेफिनेशन ये था कि लाइक इसका डेफिनेशन देखोगे तो ये था कि एक फंक्शन है, ठीक है। अ, अभी थोड़ी देर रिवीजन करेंगे, जो कल किया था उसी का रिवीजन कर रहा हूँ। तो रैंडम वेरिएबल एक्स से डिनोट करते हैं इसको हम, कैपिटल एक्स, ठीक है। इज अ फंक्शन फ्रॉम आर, सॉरी, सैंपल स्पेस टू आर, ठीक है। सच दैट, इसमें ये था कि एक्स इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू एक्स, दिस बिलोंग्स टू क्या था, सिग्मा फील्ड। या इसको बोलो दिस इज सबसेट ऑफ ओमेगा, क्योंकि हम लोग सिग्मा फील्ड जो हमने लिया हुआ है वो क्या है, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये एक ना सेम बात है। ये ऐसे होता है कि दिस इज एन इवेंट, या तो ऐसा बोल सिंपल। तो इवेंट का मतलब दिस इज एन इवेंट। सो इवेंट क्या होता है? इवेंट एक एलिमेंट है सिग्मा फील्ड का, या सबसेट है सैंपल स्पेस का, कोई भी एक याद रखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक सिंपल केस लिया कि अ कॉइन इज टॉस्ड, मान लो ऐसा है। तो तुम सबको पता है कि इसका जो सैंपल स्पेस है वो ये होगा हेड टेल एंड, तो मतलब क्या ये फंक्शन है कोई? एक्स मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ, जैसे लिया नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। सो क्या होगा, एक्स को एक फंक्शन होना पड़ेगा कहां से कहां तक, है ना। इन शॉर्ट यू कैन राइट एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, है ना, ये बोल रहे हैं हम।
सच दैट कि x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x, दिस इज एन इवेंट, आगे रह गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, चाहे तुम x कोई भी रियल नंबर सेलेक्ट कर लो उसके लिए ये एक इवेंट होना चाहिए। तो दिस है ना बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये डेफिनेशन इन शॉर्ट। तो x है ना, तो पहले देखना है क्या ये फंक्शन है ओमेगा टू r में। तो फंक्शन होने का मतलब क्या है कि सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को किसी रियल नंबर के साथ एसोसिएट करेगा, सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को किसी रियल नंबर के साथ एसोसिएट करेगा। तुम देख लो क्या ये x फंक्शन ओमेगा के हर एलिमेंट को रियल नंबर के साथ एसोसिएट करता है। तो लाइक तुम अगर फाइंड करोगे x ऑफ h, है ना, तो x का मतलब था नंबर ऑफ हेड्स, सो नंबर ऑफ हेड्स इन दिस आउटकम h, तो ये क्या है 1, ठीक है। x ऑफ t अगर तुम फाइंड करोगे तो क्या होगा x ऑफ t, दिस इज 0 एंड ठीक है ना। तो मतलब ये रियल नंबर है 1 और 0। अब तुम्हें अगर ये कैलकुलेट करना ये क्वांटिटी x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x, सो इसकी वैल्यू अगर फाइंड करें तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज है आइदर 0 और 1, क्योंकि सैंपल स्पेस में दो ही आउटकम है और x एक फंक्शन है ओमेगा टू r, है ना। तो फंक्शन क्या करता है, डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन में मैप करता है ना। तो रैंडम वेरिएबल का डोमेन है सैंपल स्पेस और रैंडम वेरिएबल का कोडोमेन है रियल नंबर। तो ये ओमेगा के एलिमेंट को आर पे मैप करेगा। तो जो भी सैंपल स्पेस में एलिमेंट है उसको कहाँ मैप कर रही है, या तो 1 पे या 0, दो ही पॉसिबल वैल्यूज का। तो अब हमने कल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तुम कोई पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लो देन तुम डिसाइड करो, है ना। क्योंकि हर रियल नंबर के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ये वाले एलिमेंट सिग्मा फील्ड में होना चाहिए। सिग्मा फील्ड में होने का मतलब है वो एक इवेंट होना चाहिए, है ना। तो x को तुम फिक्स कर दो कोई नंबर ना, जैसे यहाँ पे देखो अगर x लेस देन 0 है, क्योंकि 0 या 1 पॉसिबल वैल्यू रैंडम वेरिएबल की, तो अगर x लेस देन 0 है अज्यूम करो, ठीक है, सो x इज लेस देन 0, तो इन दैट केस क्या होगा, अगर x जो लेस देन 0 है क्या होगा, x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x, इसका मतलब मैंने कल भी बताया था कि ये जो क्वांटिटी है x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x, इसका मतलब होता है this is outcomes of sample space such that x of omega should be less than equal to x। ये बिल्कुल उससे तुम रिलेट कर पाओगे f of b, तो इसका x such that fx belongs to set b ना, ये f इनवर्स b इनवर्स इमेज ऑफ सेट b, तो उससे तुम रिलेट, ये सेट b है मान लो, ठीक है, ये एक मॉडल सेट है। तो अब ये सब तुम्हें जरा जानना नहीं मॉडल सेट क्या होता है, ये तुम्हें प्रोबेबिलिटी में उतना जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, जस्ट रिवीजन के लिए बता दे रहा हूँ मैं, कल जो बताए थे। सो इसका मतलब है कि ये जो भी ओमेगा है इस सेट में होना चाहिए। सेट में होने का मतलब क्या है, अच्छा एक्स ऑफ ओमेगा, फंक्शन एक्स है ना, तो एफ ऑफ ओमेगा शुड बी इन बी, बी मतलब दिस सेट, तो लेस देन इक्वल टू एक्स। तो फिर से देख लो एक्स स्मॉल एक्स अगर तुमने कुछ फिक्स कर दिया, स्मॉल एक्स अगर तुमने कुछ फिक्स कर दिया यहाँ पे, है ना, तो जैसे मान लो हमने फिक्स कर दिया, इसका मतलब ये भी है, यहाँ मैं लिख के दिखाऊं कि ओमेगा सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। अब x जैसे लेस देन 0 कोई नंबर फिक्स किया हमने, जैसे x को ले लिया -1 -2 या -3, कोई जैसा नंबर ले लो, तो x को -1 -2 कुछ भी ऐसा फिक्स कर लो तुम। तो देखना है कि वैसे आउटकम क्या क्या है सैंपल स्पेस में जिसके लिए ये जो कैपिटल x है इसकी वैल्यू उस फिक्स x जो तुमने फिक्स किया है उससे छोटी होगी। जैसे मान लो यहाँ x लेस देन 0 लेना है, तो हम जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए x को -1 ले लिया, तो कैपिटल x लेस देन इक्वल टू -1। तो ऐसा कौन कौन सी आउटकम है सैंपल स्पेस में जिसके लिए कैपिटल एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो आएगी नहीं, या उससे छोटी आ जाएगी, तो उससे छोटी या -1 आएगी नहीं, तो इसका मतलब ये होगा एम्प्टी सेट। और अगर x इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, जो लोग लास्ट क्लास में थे तो ये तुम लोगों ने किया था, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो x इज बिटवीन 0 एंड 1, तो इन दैट केस क्या होगा, अब x कोई नंबर फिक्स किया तुमने 0 1 के बीच, फॉर एग्जांपल 0.7, तो अगर तुमने स्मॉल x को फिक्स कर दिया 0.7, तो कैपिटल x लेस देन इक्वल टू 0.7, तो उसके लिए ओमेगा क्या क्या हो सकता है, तो कैपिटल x लेस देन इक्वल टू 0.7, तो कैपिटल x की वैल्यू ये तो 0 या 1 हो सकती है, तो ये 0 वाला आउटकम मिलेगा, क्योंकि कैपिटल x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, स्मॉल x एक फिक्स नंबर है जो तुम यहाँ फिक्स कर रहे हो, क्योंकि हम इसकी वैल्यूज लिख रहे हैं ना, क्योंकि हमें देखना है कि हर रियल नंबर के लिए
फॉर ऑल रियल नंबर आर, ये एक इवेंट आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि x जब 0 1 के बीच होगा, चाहे कुछ भी नंबर हो, लाइक 0.7 मैंने बोल दिया, तो कैपिटल X लेस देन इक्वल 0.7, तो उस केस में x की वैल्यू 0 आ सकती है, कैपिटल X की वैल्यू। और जब कैपिटल X 0 कब है, जब आउटकम कौन सा है, टेल, तो ये आएगा सेट कंटेनिंग t। और जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि 1 है ना मैक्सिमम वैल्यू है उसकी रैंडम वेरिएबल x की, तो उस केस में तुम्हें सेट मिलेगा। तो लाइक तुमने 1 से लार्जर कोई नंबर फिक्स कर दो, है ना, यू फिक्स एनी नंबर मोर देन 1, लाइक 1.5, तो 1.5 मैंने फिक्स कर दिया, तो क्या होगा, 1.5 स्मॉल x को फिक्स किया मैंने, तो कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 1.5। तो ऐसे कौन कौन से आउटकम्स है जिसपे कैपिटल X की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1.5 हो जाएगी। तो हेड या टेल, हेड पे 1 थी, टेल पे 0 थी, दोनों पॉसिबल वैल्यू है, कैपिटल X है ना, तो ये हेड या टेल हो जाएगा। तो आराम से सोचो, ऐसे इस तरह क्वेश्चन जैम में आए नहीं कि ये तुमसे निकलवा रहा हूँ, जैसे अभी समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूँ कि ये रैंडम वेरिएबल है। अब ये फाई है, तो फाई एक इवेंट है क्या, है ना, ये था ना कि दिस इज एन इवेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, तो x अगर नेगेटिव है तो हमारा ये वाला सेट फाई है, फाई इवेंट है या नहीं है, हाँ जी, फाई एक इवेंट है या नहीं है, यस सर है। है ना। फिर सेट कंटेनिंग टी भी इवेंट होगा, कोई भी सबसेट सैंपल स्पेस का इवेंट है, अभी हम ये डेफिनेशन लेकर चलेंगे। तो इस केस में दिस इज, तो ये जो सेट है दिस बिलोंग्स टू, तो यहाँ क्या हमने प्रूव किया कि x कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो एक इवेंट होगी। इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि x इनवर्स माइनस x, दिस इज एन इवेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ओके, इसका मतलब है कि x इज अ रैंडम। तो जस्ट एक एग्जांपल लेके मैंने रिवाइज करा दिया है कि रैंडम वेरिएबल डेफिनेशन क्या है और इसका क्या मतलब है। सब बोर्ड नीचे थोड़ा कम दिख रहा है क्या, थोड़ा सा मार्जिन कट रहा है, पूरा बोर्ड दिख रहा है तुम लोग को, ये बॉर्डर दिखता है, दोनों बॉर्डर टॉप और बॉटम वाला, नहीं दिखते सर। नीचे का नहीं दिख रहा। बॉटम नहीं दिख रहा। टॉप एंड हाँ बॉटम सर, बॉटम नहीं दिख रहा सर, आप एक मार्जिन ड्रॉ कर लो सर। ओके, तो यहाँ पर हाँ बस ठीक यहाँ है, मार्जिन थोड़ा मैं पीछे कर सकता हूँ उसको। ओके, जब तक नोट कर लो, जो लोग कल नहीं थे इनको समझ नहीं आया तब तक वो नोट कर लो, मैं आगे थोड़ा घुमत जीव कालचं घुमत जीव जीबी कैसे जीबी गाड़ी ना होतो जैसा कि तरह घूमो जाओ तो न लेतो म्यूट कर लो किसका आवाज है? आनंद, चलो कर दिया। अभी एक मिनट वेट करो, बोर्ड को एडजस्ट करता हूँ मैं। ओके, आई थिंक अब दिख रहा होगा तुम्हें टॉप बॉटम दोनों। नहीं सर, अभी भी थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। अभी दिख रहा होगा शायद, यस सर दिख रहा है। हाँ अब ठीक। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में भी थोड़ा सा कम दिख रहा है। अभी भी रह गया, अब ठीक है, अब सबको दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा है जी, क्लियर। सर
ओके चलो अब कंटिन्यू करते हैं फिर। तो ये तो रैंडम वेरिएबल था, आगे स्टार्ट करता हूँ मैं। तो रैंडम वेरिएबल, तो उससे पहले ठीक है, नोट कर लिया होगा सबने और कल भी हमने कराया था, तो आगे बढ़ाता हूँ। हम्म, सर जो ये बोरल बोलो। सेट लेते हैं सर माइनस इंफिनिटी से एक्स क्यों लेते हैं, एक्स से इंफिनिटी क्यों लेते हैं? वो भी बॉर्डर सेट होगा, उसको डिफाइन यहाँ पे ये किया है, हम और भी ले सकते हैं, तुम जो बोल रहे हो वो भी होगा बॉर्डर सेट, है ना। तो उसका एक अलग डेफिनेशन है, तो वो भी होगा, ठीक है ना। वो एक मेजर थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो इन्होंने इसके टर्म में डिफाइन किया है, फिक्स कर दिया, तुम उसके टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। ओके आगे बढ़ता हूँ, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी मैं बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। ठीक है, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, ये अभी सीडीएफ नहीं है, मतलब बिना रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर वीडियो वीडियो कट जाए तो बताना, क्योंकि एक्चुअली मैं इसको बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक्चुअली क्या होगा, अगर कॉल उठाएगा तो मुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि बैक कैमरा चल रहा है, लास्ट टाइम फ्रंट कैमरा था उसको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। ओके तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन जनरल बात कर रहा हूँ, बिना रैंडम वेरिएबल के, इन जनरल मैथ मान लो कैलकुलस में अगर कोई पूछ लेता व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो कैसे डिफाइन करोगे, तो उसका डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, कि एक फंक्शन होगा, अ फंक्शन कैपिटल एफ, या ऐसे लिखूं मैं, अ फंक्शन है एक कैपिटल एफ, जिसका डोमेन होगा रियल नंबर, और कोडोमेन होगा 0 to 1। अच्छा देखो फिर से यहाँ पे मैं रेंज लिख दिया, कोडोमेन ये रेंज है एक्चुअली, तो अगर तुम चाहते हो तो यहाँ R to R भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोगों ने कैलकुलस सब में पढ़ा है। तो F फ्रॉम A to B है, तो B जनरली हम कोडोमेन लेते हैं, है ना। बट मैं अगर B को रेंज लेता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं 1 1 on 2 बना दे रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट on 2 बना दे रहा हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, तुम अगर बुक में हो सकता है तुम्हें लिखा होगा R to R, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम R to R लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, जैसे वहां भी डिस्कस किया था हमने, सिग्मा फिल टू आर लिखोगे तो भी ठीक है ना, या प्रोबेबिलिटी कोई लिखता है सिग्मा फिल टू 0 1। तो बस डिफरेंस ये है कि ये एक ऑन टू फंक्शन है ना, ये ऑन टू नहीं है, दिस इज नॉट ऑन। सेम सेम थिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ना, कि लाइक अगर मैं यहाँ R to R लिख रहा हूँ तो ये ऑन टू नहीं है, लेकिन मैं मुझे पता है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का रेंज वो 0 to 1 होना है, तो एक्चुअली इस तरह से। तो अभी चलो जनरल लिख देता हूँ, तो जनरल लिख देंगे तो कोडोमेन इसका आर होगा, ठीक है। रेंज मतलब जनरली हम लोग रियल वैल्यू फंक्शन कंसीडर करते हैं, बाकी किसी को डाउट है तो पूछना, क्लियर करना बीच में। तो एक फंक्शन है एफ आर से आर में, सच दैट पहला होना चाहिए उसमें एफ ऑफ प्लस इंफिनिटी, देखो इस नोटेशन का मेरा मतलब है इससे है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स, बात बराबर, और ये लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा नोटेशन ये है, ठीक है। कहीं अगर ये नोटेशन आगे मैं यूज करूंगा तो इसका मतलब है ये नहीं एक्स इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी एक नंबर नहीं है, तो इक्वल नहीं रख सकते, तो लाइक टेंस टू है, तो उसको हम इस तरह नोटेशन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एफ प्लस इंफिनिटी एफ लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स, और दिस शुड बी 1। दूसरी कंडीशन है एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी एफ एक्स, दिस शुड बी 0। तीसरी कंडीशन है f is right continuous function, है ना, ऑन आर। राइट कॉन्टिन्यूअस समझ आता हो तुम्हें, तुम लोगों को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पता होगा, है ना। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कोई बताओ मुझे क्या होता है, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कोई भी बताओ मुझे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है। Left hand limit is equal to right hand limit, and which is equal to the value of the function at that point. हाँ, तो अब कॉन्टिन्यूअस से राइट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा,
सर मतलब मीनिंग RHL ऑफ राइट कॉन्टिन्यूस। RHL continuous। हाँ मतलब राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा? फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के वैल्यू से। फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, तो ये तुम्हें पता होगा। सो राइट कॉन्टिन्यूटी मतलब उस पॉइंट पे और उसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, काफी है, लेफ्ट हैंड लिमिट से कोई मतलब नहीं। ओके, फोर्थ कॉन्सेप्ट है f इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? तुम एनसीईआरटी के टर्म में अगर बात करते हो ना, तो वो लोग बोलते हैं या तो इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब दो चीजें हैं। स्ट्रिक्टली जहां f डैश एक्स मोर देन इक्वल टू 0 है, और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यूज किया गया है जहां f डैश एक्स स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है। तो जो फॉरेन ऑथर्स हैं, हमारे एनसीईआरटी में ऐसे डिफाइन किया गया। एनसीईआरटी में क्या है? एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक होता है इंक्रीजिंग। यहाँ ये लोग कैसे डिफाइन करते हैं? नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। तो जो यहाँ मैं टर्म यूज कर रहा हूँ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये एनसीईआरटी में जो इंक्रीजिंग फंक्शन बोला गया उसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो एनसीईआरटी में उसका सेंस है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से। क्योंकि कैलकुलस में तुम अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मेरा मतलब क्या है? नॉन डिक्रीजिंग का मतलब यहाँ ये है एफ डैश एक्स मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में तुम इसको पढ़ते हो इंक्रीजिंग, तो ये मतलब है। अच्छा, यहाँ कैपिटल एफ है तो कैपिटल एफ ही लिख देता हूँ। ओके, ये मतलब है। और इसका मतलब होगा कि लिमिट कोई पॉइंट है, मान लो कोई भी एक रियल नंबर है, एफ ऑफ सी ले लो, सी कोई पॉइंट ले लिया मैंने, है ना, या कोई भी रियल नंबर तुम्हें कंसीडर करना है तो राइट ऐसे लिख दो, एफ ऑफ x plus is equal to fx for all x belongs to R। x प्लस का मतलब ऊपर प्लस लगाए, मतलब प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक है, प्लस का मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट। एंड बाकी तो लिख दिया है। सो ये बस ऐसे ही मतलब समझा रहे। सो किसका डेफिनेशन है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, कि कोई भी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और ये चार प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। मेनली कुछ लोग बुक में देखोगे ये दोनों एक साथ लिखा होता है, लाइक राजकीय में देखोगे तो ये दोनों एक ही साथ है, वो लोग तीन प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। राइट कॉन्टिन्यूस नॉन डिक्रीजिंग दिस। तो ये किसका डेफिनेशन है? ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन है, इसको नोट कर लो पहले। ठीक है जी। रुकेगा, ठीक दिख रहा है? ये ठीक था। ओके, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट आते हैं। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। सर थर्ड पॉइंट के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आर, और उसके बाद है एफ ऑफ एक्स प्लस। एक्स प्लस का मतलब है, ऊपर प्लस लगाया मैंने, राइट हैंड लिमिट एट एक्स, ठीक है, और एफ एक्स नीचे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और इसका मतलब यही हुआ ना, RHL जो है वो हाँ 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 हाँ, ये राइट हैंड लिमिट है और ये फंक्शन की वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया, नोट कर लिया सबने? मिटा दूं? पता नहीं कैसे एक बार मैं मूव करता हूँ ना तो ये ब्लर हो जाता है। ओके, खाना बोलो भाई, अगर ना हुआ तो बता देना। सो नेक्स्ट डिफाइन करते हैं कुमुलेटिव, स्पेलिंग समझ जाओगे,
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसको शॉर्ट में तुम लोगों ने CDF सुना होगा, CDF कैपिटल लिखो या स्मॉल में लिख लो, CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, RV मतलब रैंडम वेरिएबल, तो ये डिफाइन कर रहा हूं मैं, CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, इसका डेफिनेशन क्या है? अभी जो लिखाया था वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन जनरल है, विदाउट एनी रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, वो बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रैंडम वेरिएबल। कहीं कहीं बुक में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, कहीं लिखा होगा CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल, सेम बात है दोनों, ठीक है। तो कोई बताओ मुझे, तुम लोग सब जानते हो CDF, जो लोग स्टैट्स थोड़ा बहुत पढ़े हैं पहले, तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल x है अज्यूम करो, तो रैंडम वेरिएबल x का CDF क्या होगा? Probability of capital X is less than equal to small x. तो लाइक जो डेफिनेशन है कि CDF of random variable x is defined as, नोटेशन है fx, ये नोटेशन नीचे x लगाया मैंने, मतलब CDF है रैंडम वेरिएबल x का, और इसका डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो फिर डोमेन है ना, जैसे ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, मुझे भी कई बार पूछा गया, इंटरव्यू हो गए आ गए ना MSc के बाद PhD के लिए या जॉब इंटरव्यू के लिए, है ना, कंपनीज में, तो पूछते हैं कि CDF का डोमेन क्या है, रेंज क्या है ना, तो तुमने देखा है CDF का डोमेन रियल नंबर, डोमेन क्या होता है? जो x की पॉसिबल वैल्यूज है, तो डोमेन रियल नंबर है, और रेंज क्या होगा CDF का? तो हमने ये देखा है कि CDF एक फंक्शन है, ठीक है, CDF मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अभी बाद में बताऊंगा कि CDF और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक ही चीज है, जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने लिखाया है और ये CDF लिखा है, दोनों एक ही चीज है, इफ एंड ओनली इफ है दोनों। कोई अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो किसी न किसी रैंडम वेरिएबल का CDF होगा, और अगर कोई CDF है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑब्वियसली होगा, तो इसलिए CDF को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी लिखा जाता है। तो CDF एक फंक्शन है पहली बात, और इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ CDF। सर द CDF जो है 1 से ज्यादा नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि CDF क्या है? बट मतलब समेशन ऑफ वेरियस प्रोबेबिलिटीज बन सकता है ना इसमें? नहीं, तो भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा, ये प्रोबेबिलिटी इस केस में है कैपिटल X लेस देन इक्वल स्मॉल x, कैपिटल X रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x कोई फिक्स नंबर तुम ले सकते हो ना, या अगर मैंने वेरिएबल कंसीडर किया तो ये एक फंक्शन है x का, ओके सर, तो समझ गया, 1 से ज्यादा नहीं होगा। समझ गया। वेरियस प्रोबेबिलिटी का सम भी करोगे स्टिल इन दैट केस वो 1 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि वो सैंपल स्पेस, हाँ, क्योंकि ये जो चीज तुम देख रहे हो ये एक इवेंट है, ये क्या है? इवेंट है, और ये कभी भी सैंपल स्पेस से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये कुछ भी होगा तो ये सबसेट ही होगा सैंपल स्पेस का, ये ओमेगा का हमेशा सबसेट होना है इसको, क्योंकि एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी हम इवेंट की फाइंड करते हैं। तो ओके, तो डोमेन क्या होता है CDF का, और रेंज क्या है CDF का, जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि कोई फ्यूचर में पूछे तो मैं याद रहे, इसलिए इधर लिख रहा हूँ। CDF एक फंक्शन है पहली बात, है ना, और इसका डोमेन क्या होता है? मैंने भी बताया डोमेन, व्हाट इज डोमेन ऑफ CDF? R रियल नंबर, और रेंज क्या होगा? 0 to 1. सो रेंज क्लोज इंटरवल 0 to 1, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ही है, इसलिए कभी भी 0 से लेस या 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो एक तो ये हो गया, है ना। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ CDF कि fx मतलब प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल स्मॉल x। अब जैसे तुम्हें अगर प्रूव करना है, तुम प्रूव करके दिखाओ, सो लाइक थ्योरम होता है, थ्योरम क्या है कि CDF is a distribution function। सो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये टर्म, ये मेरा मतलब अभी उस डेफिनेशन से है जो पीछे लिखा था, इसके पहले जो लिखा था। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो हम अब चेक करेंगे क्या CDF डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये एक थ्योरम लिख दिया मैंने, है ना, अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो सिंपल प्रूफ, बहुत मुश्किल नहीं होगा ना, कि CDF जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, या आगे ये भी देखेंगे कि एवरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज अ CDF करस्पॉन्डिंग टू सम रैंडम वेरिएबल। तो इफ एंड ओनली इफ है, यहाँ इफ एंड ओनली इफ लगा सकते हैं।
तो देखो क्या होगा, इसमें बस चेक करना है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कैपिटल एक्स है, और यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी प्लस इन्फिनिटी। तो अभी इसको यूज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये कंफ्यूज होता है, एक्स को मैंने प्लस इन्फिनिटी इक्वल ले लिया, इक्वल नहीं लिया, वो टेंस टू है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ वैसे। इसका मतलब वो मैंने तुम्हें समझाया, इसका मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ भी वैसे ही है। तो जस्ट अभी समझने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। अगर तुम्हें दिक्कत हो तो मैं ऐसे लिख लूँ, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी दिस, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एक्स, ठीक है। ये लिमिट लिखा गया, लिमिट ऑफ, ये मतलब है। तो फिर से बताता हूँ मेरा मतलब क्या था। मैं बोल रहा हूँ जैसे हम बोलते हैं ना, पहली प्रॉपर्टी थी दिस वन, तो इसका मतलब था लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, है ना, एफ एक्स ऑफ एक्स, एंड लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, और ये स्मॉल एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बताओ इसमें क्या होगा, ये इवेंट किसके इक्वल आ जाएगी, अगर स्मॉल एक्स को हमने प्लस इन्फिनिटी ले लिया, या स्मॉल एक्स अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी है, तो इस केस में ये इवेंट क्या हो जाएगी, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ना। क्यों, क्योंकि तुम जानते हो कि जो रैंडम वेरिएबल है वो एक फंक्शन है ओमेगा टू आर में। मतलब ये है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर होगी। और अब मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो क्या कैपिटल एक्स से कोई वैल्यू छूटेगी, नहीं। और अगर सारी वैल्यूज तुमने काउंट कर लिया, प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो सैंपल स्पेस हो जाएगी। तो ये एक्चुअली सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स आ जाएंगे। एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी है, तो जो भी सैंपल स्पेस होगी वो सारी सैंपल स्पेस आ जाएगी। तो ये तुम्हारा आ जाएगा दिस एंड दिस इज वन। ये इन्फिनिटी रख दो तुम चाहो तो, ना, समझने के लिए कि इन्फिनिटी छोटी, सारी वैल्यू आ गई, तो सब तो इन्फिनिटी छोटी ही होगी, उससे ज्यादा कोई हो नहीं सकती है, ठीक है। तो ओके, फिर ऐसे दूसरी प्रॉपर्टी है एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन माइनस इन्फिनिटी, है ना। बस नोटेशन है, अगर कंफ्यूजन हो तो तुम इस लिमिट लगा कर लिख लेना, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एंड ये है एफ ऑफ एक्स। तो प्रूफ तो जैम में नहीं आता, बस मैं समझने के लिए करा रहा हूँ, प्रूफ जैम में नहीं आएगा, तो प्रूफ तुम छोड़ भी सकते हो, लेकिन आगे तुम्हें ये हेल्प करेगा प्रूफ। तो x लेस देन इक्वल टू x, और x तो प्लस x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो बताओ कैपिटल x इज लेस देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो रैंडम वेरिएबल की कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू होगी क्या जो माइनस इन्फिनिटी से भी कम होगी, ऐसा हो सकता है क्या? No. तो ये वाला इवेंट क्या होगा हमारा, 5. है ना। तो दिस इज 5, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ऐसा कोई, मतलब कोई भी ऐसा आउटकम नहीं मिलेगा मुझे सैंपल स्पेस में जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कम हो, ऐसा होना ही नहीं है। तो ये एम्प्टी सेट हो गया, ये इवेंट है जो एम्प्टी सेट के इक्वल है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ गई। बस मैं प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा हूँ, वो जो 4 प्रॉपर्टी लिखे हैं ना, क्योंकि मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि सीडीएफ भी एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी, तीसरी थी राइट कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। तो राइट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है, देखो, तो राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या है, उसमें ये लिखा था मैंने एफ एक्स ऑफ एक्स प्लस, एक्स प्लस का मतलब है एफ एक्स ऑफ लाइक कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस। एक्स प्लस मतलब लाइक, अब तुम यहाँ पे कोई एक नंबर फिक्स कर लो, उससे आसान होगा कि मान लो लेट कोई एक आर्बिट्री नंबर उठा लेते हैं, लेट मान लो, चलो ए लोगे, ए एक रियल नंबर है, ठीक है ना। तो अगर हमने ए पे दिखा दिया कि वो राइट कॉन्टिन्यूअस है, तो हर पॉइंट पे हो जाएगा। जस्ट सिंपल लॉजिक है। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट एट ए, है ना, जैसे लिखते हैं हम राइट हैंड लिमिट लिखते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। तुम लोग कैलकुलस में कॉन्टिन्यूटी करते हो ना, मैं वही काम करूंगा, कुछ अलग नहीं करूंगा। जो कॉन्टिन्यूटी, जैसे तुम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रूव करते होगे, वैसे ही है। तो वहां तुम 3 चीजें फाइंड करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। यहाँ 2 ही चीजें फाइंड करनी है। तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, कहने मतलब ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू, या तो अगर आप साइलेंट के टर्म में लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा ना, दिस नोटेशन है। जैसे
है ना, x a प्लस है, तो या तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 0। a प्लस का मतलब क्या होता है, a से थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा ज्यादा मैंने वो नंबर एप्सिलॉन ले लिया, a प्लस एप्सिलॉन। या तो इस काम में लिखो, या जैसे तुम कैसे करते हो कैलकुलस में वैसे ही कर लो। सर इसको कैसे, fx के ऊपर माइनस fx माइनस, हाँ fx माइनस लगेगा। नहीं, fx माइनस तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, हम राइट हैंड लिमिट लिखो। fx प्लस तो fx प्लस, तो थोड़ा सा राइट में ना, कुछ लोग चैट में कुछ बोल रहे हैं, ओके। अच्छा, थोड़ा ब्लर सा आ गया, ऐसा कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो क्या कैसे दिखाओगे इसको, जैसे मैं लिखूं, अगर मैं इतना लिखे, मैं सीधा ऐसे लिखता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए, अगर तुम इसको लिखो तो क्या होगा, ए प्लस का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू ए प्लस। ए प्लस मतलब ए से थोड़ा ज्यादा, मतलब ए प्लस एप्सिलॉन ले लो, और ये तुम्हारा एफ ए है। तो होगा क्या, लाइक यहाँ है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू ए, ओके, और यहाँ है x a प्लस एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन क्या है, बहुत छोटा नंबर है, ये ऐसा लिख लो, a प्लस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ना जो थोड़ा 0 ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ। अब तुम एनालाइज करोगे, दोनों सेम चीज है, अगर h टेंड्स टू 0 ले लोगे तो ये क्वांटिटी सेम ही हो जाएगी। अगर h टेंड्स टू तुम 0 ले लो तो क्या हो जाएगी, दो इक्वल हो जाएंगे। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये कि कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उस पॉइंट पे CDF दोनों इक्वल ही रहेगा। तो लाइक CDF एट a प्लस, और जहाँ में प्रूफ नहीं लिखना है, जस्ट तुम्हें विजुअलाइज करना है कि CDF एट a प्लस इज सेम एज a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R, या a भी x लिख सकते हो, f ऑफ x प्लस इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, लाइक दिस, इस तरह से समझने के लिए, ठीक है ना, ये ऐसा होगा। ऑब्वियसली तुम थोड़ा सा x को x प्लस स्लाइटली चेंज करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CDF मतलब प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। और फोर्थ प्रोबेबिलिटी क्या थी, नॉन डिक्रीजिंग। तो नॉन डिक्रीजिंग में क्या होता है, हाउ विल यू प्रूफ, कोई फंक्शन को नॉन डिक्रीजिंग कैसे बोलोगे। Sir, when x1 is greater than x2, then fx1 is greater than x2, greater than equal to. हाँ, तो उससे ही मतलब कर लो, जस्ट जस्टिफाई कर रहा हूँ, तुमने नोट कर लिया क्या, डेफिनेशन नोट कर लो, फिर मैं आगे लिखता हूँ। तो उसमें 4 प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट, सेकेंड ना, थर्ड ये कर रहा हूं मैं, ओके। ये क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या है सर? कुमुलेटिव मतलब ऐड होता जा रहा है। देखो, कुमुलेटिव का मतलब होता है कि ऐड होता जा रहा है, जैसे x लेस देन इक्वल टू x तक। तुम्हें अगर याद होगा, लोअर क्लास में तुमने पढ़ा होगा, उससे रिलेट कर पाओगे। x f5 हाँ सर, तुम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, है ना, तो उससे रिलेट कर पाओगे। क्या करते थे, यहाँ f1 है, यहाँ f2 है, मान लो यहाँ fn है, या तो f1 लिखते थे, नेक्स्ट में क्या करते थे f1 प्लस f2, और लास्ट में क्या होता था, ये सारी फ्रीक्वेंसी ऐड होकर यहाँ आ जाती है। सेम चीज यहाँ है ना, कुमुलेटिव मतलब यू आर कलेक्टिंग टिल दैट पॉइंट, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एट x। इसका मतलब हुआ कि स्मॉल x कोई नंबर तुमने अगर फिक्स कर दिया सपोज, तो उस केस में स्मॉल x तक जितनी भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है, उन सबके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यू आर एडिंग टिल स्मॉल x, है ना, x की वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x को 10 ले लिया सपोज, और x की पॉसिबल वैल्यूज है, जैसे मान लो कि रैंडम वेरिएबल अगर होता 1 2 3 अप टू 100, अगर मैंने स्मॉल x को 10 लिया फॉर एग्जांपल, तो CDF एट 10 का मतलब क्या हुआ, यू आर एडिंग प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 3, डिस्क्रीट केस से बात कर रहा हूं, एंड अप टू 10 तक
तुमने ऐड कर लिया। कुमुलेटिव मतलब यू आर एडिंग टिल 10, है ना। कुमुलेटिव एट 100 तो एडिंग टिल 100। सर प्रोबेबिलिटी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही होता है ना। है ना। सीधे मतलब क्या ऐड कर देगा प्रोबेबिलिटी, उस पॉइंट जहां तक तुम है वहां तक का तुम ऐड कर रहे हो इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे ही तुम डिलीट कर पाओगे यहाँ प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि आर एडिंग प्रोबेबिलिटीज, है ना, टिल दैट पॉइंट इज। सर एफ Okay. एफ कॉन्टिन्यूस होगा ना सर यहाँ पे? हमें कॉन्टिन्यूअस होने की जरूरत नहीं लेना है, लेकिन हमें तो सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूटी देखनी है। CDF इज नॉट ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, वो मैं कुछ एग्जांपल देके दिखाऊंगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा। CDF इज नॉट ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। अगर CDF कॉन्टिन्यूअस हो गया तो वो रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। तो CDF कॉन्टिन्यूअस, CDF में 3 कैटेगरी आएगा। एक तो CDF हो सकता है करस्पॉन्डिंग टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, करस्पॉन्डिंग टू कॉन्टिन्यूअस, या करस्पॉन्डिंग टू मिक्स टाइप आएगा। मिक्स टाइप मतलब उसमें जम भी होगा एंड वो भी होगा, है ना, नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, ऐसा सीरियल भी होगा। तो मतलब रैंडम वेरिएबल को 3 कैटेगरी मोस्टली डिफाइन किया जाता है ना, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और तीसरा मिक्स टाइप होता है, जो कि सीरियल से तुम देख पाओगे कि वो किस कैटेगरी का है। तो अभी ये डेफिनेशन तुम्हें बस याद रखना है। इस डेफिनेशन को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जैसे अपने सिंपली उस तरह से। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ में मैं कह रहा था कर ही देता हूँ। तो फोर्थ में ये है कि सपोज मुझे दिखाना है कि नॉन डिक्रीजिंग है, तो मान लो ऐसा है कि x1 इज लेस देन x2। सो देन मैं अगर तुमसे बात करूं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x1 और प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x2, सो व्हाट डू यू थिंक व्हिच वन विल बी ग्रेटर इन दोनों क्वांटिटी में से? या ग्रेटर की बात बताओ। अब पहले मैं सेट की बात कर लूं, प्रोबेबिलिटी बाद में निकालते हैं। एक सेट है कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x1 और एक सेट है कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x2। सो क्या लगता है कि कौन सा सेट लार्जर होगा? x2 वाला सर। Yes, sir, x2 one. है ना, क्योंकि x2 ज्यादा है तो इसमें रैंडम वेरिएबल ज्यादा वैल्यू जा सकती है, इसमें कम वैल्यू जाएंगे, तो ये सबसेट हो गया। और प्रोबेबिलिटी में हम लोग जानते हैं अगर A सबसेट है B का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट A इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी है B। तो क्या प्रूव करना चाह रहा हूं यहाँ पे कि CDF एट x1 इज लेस देन इक्वल टू CDF एट x2। ठीक है, तो ये जस्ट इसको मैं प्रूव कर रहा था, चारों प्रॉपर्टी में दिखा दिया, फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे है। तो इस तरीके से मैंने अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश की। बुक में तुम प्रूफ देख सकते हो, उन्होंने अपने तरीके से लिखा होगा। स्टॉक पे प्रॉब्लम करेगा। सर वो जो CDF डिफाइन किए हुए हैं एक बार समझा दीजिएगा फिर से, उस टाइम नहीं समझ पाए थे। हाँ, डेफिनेशन जस्ट है कि CDF ऑफ द प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू X। जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सिंपल प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, CDF एट X। तो CDF एक फंक्शन है, तो उसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी उन आउटकम्स की निकालनी है जहां पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू उस स्मॉल x तक जो भी कैपिटल X की वैल्यू हो सकती है, उन सब पे प्रोबेबिलिटी तुम्हें काउंट करना है ना, टिल x। सो लाइक अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये कुछ ऐसा है। अलग अलग बुक में अगर तुम देखोगे तो ऐसे डिफाइन किया होगा। प्रोबेबिलिटी ये है ओमेगा सच दैट x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, या ये है प्रोबेबिलिटी, हम वो उसमें तुम्हें कल मैं बता रहा था कि ये तो पूछ रहा था ना कि यही क्यों बोर्ड सेट लिया हमने, दूसरा क्यों नहीं लिया, ताकि ये बताएगा हमें उसका प्रोबेबिलिटी है ना, इसके करस्पॉन्डिंग CDF की प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेट।
इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है, या ये लिखो, या तुम ये भी लिख सकते हो ओमेगा सच दैट एक्स ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये सारी चीजें एक ही बात है, ये लिखना या ये लिखो, ये वाला या ये वाला सब एक ही बात बता रहा है। ठीक है ना, तो ये भी वही बात बता रहा है। कि वो सारे आउटकम्स जिसपे कैपिटल एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स है, तो वो हमारा है ना, उसको प्रोबेबिलिटी सम कर लेंगे उन आउटकम्स है ना, प्रोबेबिलिटी लेंगे तो सीधे बताएगा। जैसे एक दो एग्जांपल देखो, हटा दो उसको। जैसे हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक्स है नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन। तो ये एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन, एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्स का मतलब है नंबर ऑफ हेड्स। तो इसका मुझे अगर सीडीएफ फाइंड करना, मान लो तुमसे पूछो फाइंड द सीडीएफ, ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल है टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन और एक्स है नंबर ऑफ हेड्स। क्वेश्चन है फाइंड सीडीएफ ऑफ एक्स, तो बताओ क्या होगा। सर पहले x तो के कैसे 0 1 2। ये थोड़ा आसान से स्टार्ट करते हैं ना। मान लो अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, सिर्फ एक बार, और एक्स है नंबर ऑफ हेड्स, एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स। उस केस में क्या होगा, 0 and 1. x 0 and 1 हाँ और CDF होगा 1/2 और 1। ओके, तो देखो क्या होगा, एक्स की वैल्यूज तुम्हें पता है कि एक्स कैन टेक वैल्यू 0 या 1, क्योंकि है ना सैंपल स्पेस हमें पता है हेड या टेल, तो हेड के करस्पॉन्डिंग 1 आ जाएगी, टेल के करस्पॉन्डिंग 0 आ जाएगी। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू है, और तुम ये भी जानते हो प्रोबेबिलिटी एट 0 अगर फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी एट 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, है ना, एक्स बराबर 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी एट 10, क्योंकि एक्स बराबर 0 कब मिलेगा, एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, एक्स क्या है नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स 0 कब है, जब आउटकम टेल आ रहा है, टेल पे, है ना, और टेल जब है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज हाफ, क्योंकि एक ही बार टॉस किया है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू 1, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड एंड दिस इज आल्सो हाफ। अब मुझे इस पे सीडीएफ कैलकुलेट करना है, साथ साथ लिखते रहना, ठीक है, क्योंकि नोट्स तो आएगा नहीं अब ग्रुप में, मतलब एटलीस्ट मैं तो नहीं भेजूंगा, तुम मैसेज भेज सकते हो। सर आप तो उसी नोट उस पे पढ़ाया करिए सर, वो बेटर रहता है। अगर वो बेटर लगे तो वो, इसीलिए वो मेरे लिए भी आसान है, क्योंकि देखो मुझे रूम पे आना पड़ता है, मैं लैब से रूम पे आता हूँ, फिर रूम से लैब जाऊंगा, तो ये थोड़ा मुश्किल है। वहाँ क्या है, वहीं पे पढ़ा देते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा, तो मुझे वही इजी लगता है। उसमें तुम्हारे पास नोट्स भी आते हैं, मतलब समझना है, बात तो वही है ना, इस पे समझो उस पे, लेकिन हम लोग बचपन से ऐसे पढ़ते आए हैं तो लोगों को लगता है कि ये बेटर है, लेकिन जैसे तुम लोग कहो चलो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक मैंने कहा कुछ क्लासेस लेके देखते हैं, तो फिर तुम खुद ही कंपैरिजन कर पाओगे कि ये बेटर है या वो बेटर है ना, तो उसके हिसाब के बाद में कंटिन्यू करोगे। सर क्योंकि इसमें पिछले स्टिल 3 आ रहा है। सेशंस, हाँ, या तो कैमरा चेंज करना पड़ेगा, शायद हम जूम पे एक बार ट्राई करेंगे, जूम पे, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जूम पे हम देख सकते हैं कि अगर जूम पे सही फोटो आता है ना, इसमें पता नहीं गूगल मीट पैसा क्यों खराब आ रहा है। चलो एक दिन जूम पे भी ट्राई करेंगे, नहीं तो वो टाइम की दिक्कत रहेगी। हाँ 40 मिनट का प्रॉब्लम है। हाँ
ओके, तो अभी क्या देखते हैं, देखो इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ सॉल्यूशन को। तो एक्सपेरिमेंट है कॉइन टॉस वंस, एक्स है नंबर ऑफ एग्स, और ये फाइंड द सीडीएफ ऑफ एक्स। ओमेगा इज, मुझे पता है सैंपल स्पेस और एक्स की वैल्यू, ये तो इसको बोलते हैं, आगे बताएंगे पीएमएफ है ये। तो मुझे सीडीएफ निकालना था। अगर मैं बात करूं तुमसे सीडीएफ एट 0, चलो मान लो ऐसा बात कर लिया हमने। अभी ऐसे ही मैं वो कर रहा हूँ जनरली, या मैं तुमसे पूछ लूं, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है ना, मैं अगर तुमसे पूछूं सीडीएफ एट -10 सपोज, इसी क्वेश्चन में सीडीएफ एट -10 पूछ रहा हूँ, इसका क्या मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -10। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे ही मैं कोई भी एक नंबर ले सकता था, मैंने -10 लिया, तुम कोई भी ले सकते हो, ऐसे फाइंड कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी एट -10 मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -10 एंड देन ये सेट क्या होगा, पाई। है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ 0 या 1 है, तो ये तो 5 हो गया ना, क्योंकि माइनस हो गई, तो ये 0 आ गई। ऐसी मैं बात करता अगर सीडीएफ एट कुछ और नंबर लेता, मान लो -5, तो भी क्या आता, 5. है ना। तो 5, तो प्रोबेबिलिटी फाइनली 0 आती ना। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ 0 आएगी फाइनली एट द एंड, है ना, क्योंकि x लेस दिस प्रोबेबिलिटी एट 5 0। अगर मैं पूछता सीडीएफ एट 0, इससे क्या मतलब होता, 1/2. है ना, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0। अब तुम देखो x की ऐसी कोई वैल्यू है क्या जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो हाँ, x इज इक्वल टू 0 एक पॉसिबल वैल्यू है। और इस केस में x बराबर 0 पे, मतलब x 0 कब होगी, जब टेल आएगी। x 0 कब होगी, जब टेल आएगी, तो टेल पे प्रोबेबिलिटी हाफ है। सिमिलरली मैं बात करूं सीडीएफ एट, चलो 0.5, क्या आंसर आएगी, 1/2. है ना। तो यहाँ भी क्या करोगे तुम, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0.5 मतलब हाफ, इसको हाफ लिख दो, हाफ। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू हाफ हो गया, तो मतलब ऐसा कोई x की वैल्यू है क्या जो हाफ से कम है, हाँ तो 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 पॉसिबल वैल्यू है, फिर से हाफ प्रोबेबिलिटी आई। सिमिलरली है f, तुम कुछ और लेके देखो। अब मैं बात कर रहा हूँ आगे सीडीएफ एट, जैसे मान लो चलो 1 ले लेते 1. है ना, तो इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x एंड स्मॉल x इज 1 हियर। तो प्रोबेबिलिटी x देखो, कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 1, तो ऐसे एक रैंडम वेरिएबल क्या क्या है जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो दोनों वैल्यू आ गई। x बराबर 0 भी हो सकती है या x बराबर 1 भी हो सकती है, क्योंकि डिस्क्रीट है इसलिए अलग अलग लिख रहा हूँ ना। तो यहाँ भी लिख सकते हो 0 या 1, x बराबर 0 और 1 दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी एट 0 एंड प्रोबेबिलिटी एट 1, यहाँ से आया हाफ, हाफ 1। अगर मैं बात करता सीडीएफ एट कोई नंबर है, चलो 5, तो क्या आंसर आता, 1. है ना। तो यहाँ तुम करते हैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5 करते हैं हम, तो यहाँ आता प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू है ना, तो ये 0 1 दोनों आ जाएगी, तो 0 और x इज इक्वल टू 1 दोनों इसमें आ जाएगी ना, तो ये हाफ प्लस हाफ 1। तो बस तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ उसका आंसर। तो अगर आंसर सीधा लिखना है एक लाइन में तो क्या होगा, देखो होगा क्या, एफ एक्स ऑफ एक्स, और ये होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x। और ये जनरली हम हर रियल नंबर के लिए लिखते हैं, ये फंक्शन है ना। तो हमने देखा कि x की वैल्यू या तो 0 है या 1 है, तो वो केस जब स्मॉल x लेस देन 0 है, ये वैसे ही कंस्ट्रक्ट करूंगा जैसे हम वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे जब ये वाला मैं कर रहा था, तो सिमिलर लॉजिक है, क्योंकि इसी की प्रोबेबिलिटी सीडीएफ है, कुछ और नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वही सीडीएफ है। ओके, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सीडीएफ इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दिस x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x, इसी वाले सेट की ही प्रोबेबिलिटी है। ये एक इवेंट है ना, एक सेट है।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी है। और ये हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो क्या होगा, x लेस देन 0 है, तो वहां हम आउटकम देख रहे थे क्योंकि इवेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। अब प्रोबेबिलिटी देखेंगे ना, तो x लेस देन 0 है, सो लेस देन 0 पे कोई वैल्यू आएगी कैपिटल x की क्या, नहीं ना, कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो ये आ जाएगा 5, और 5 की प्रोबेबिलिटी ये 5 हो जाएगी, 5 प्रोबेबिलिटी 5 0। जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा 1 से कम है, मतलब स्मॉल x तुमने कोई फिक्स किया नंबर 0 से 1 के बीच का, लाइक 0.5, 0.6, 0.7 ऐसा कुछ, 0.7 ले लो, तो x लेस देन इक्वल टू 0.7। तो ऐसे कौन कौन से आउटकम है 0. तो ये 0 वाला, 0 किस पे आ रहा होगा, टेल पे, तो प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 0 पॉइंट है ना, स्मॉल x फिक्स किया तुमने, कैपिटल x नहीं फिक्स किया, तो कैपिटल x क्या हो सकता है 0, और 0 प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, तो ये हाफ आएगी। और जब x मोर देन इक्वल टू 1 है, मतलब तुमने स्मॉल x कोई नंबर लिया मोर देन इक्वल टू 1, लाइक 1.5 या 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, 2 ले लो, है ना, सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, स्मॉल x फिक्स कर रहे हैं, तो कैपिटल x लेस देन इक्वल टू 2, तो उसमें 0 1 दोनों काउंट हो जाएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी सम करेंगे तो हमेशा 1 आएगी, ये 1 आ गई। तो तुम ऐसे देखोगे हमेशा कि लाइक जो टॉप मोस्ट वैल्यू होगी सीरीएफ में, ज्यादातर केस में ये 0 होगी और ये 1 होगी, ठीक है, नीचे वाली, है ना। और इसको तुम रिलेट कर पाओगे, तो जैसे नोट में बस लिखा देता हूँ, तुम अगर ध्यान दिए हो, तुम्हें ये पता है कि ये जो हमने लिखा था, तो हमने कुछ ऐसा लिखा था, 5 सेट कंटेनिंग t और ओमेगा, है ना। ये कब था, जब x लेस देन 0 था, x मोर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1, x मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमने तब लिखा था इसी क्वेश्चन में। अब इसमें पहले नोट करो, और कुछ अगर रह गया है तो बताओ। सर नोट 1 में क्या लिखे हैं सर? हाँ, नोट 1 में लिखे हैं, ये हमने लिखा था पहले, तो उसी को मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ। हाँ, इससे पूछ लिया कर जब समझना दिखना रहा हो। तो नोट 1 में हम लिख रहे थे, ये पहले ऊपर वाला नोट कर लो, हाँ मैं लिख रहा था CDF ये एट -10 था, वो ये लिखा था x इनवर्स -100/x। इस केस में क्या आया था इस क्वेश्चन के लिए, ये लिख रहा था जब x लेस देन 0 था, तो वो हमने पहले कर रखा 5 था, जब x मोर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1 था, तो उस केस में ये सेट कंटेनिंग t था, और जब x मोर देन इक्वल टू 1 है, तो ये सेट कंटेनिंग हेड 10 इस तरह था, ये वाला लिखा हुआ था। और CDF क्या है, इसी की प्रोबेबिलिटी है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि fx ऑफ x जब लेते हैं ना, तो इसी की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल ओमेगा 1। तो ये बोल रहा हूँ, जब x लेस देन 0, जब x मोर देन इक्वल 0, लेस देन 1, जब x मोर देन इक्वल टू 1। और जैसे CDF की प्रॉपर्टी थी कि वो राइट कंटिन्यूटी वगैरह होना चाहिए, तो ये यहाँ पे कहाँ यूज हुआ? चेक करो, नहीं वो तो बस तुम्हें बताने के लिए हमने, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या ये CDF है, अभी आता है एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये CDF है या नहीं, तो वहां चेक करना, ये तो मैं निकाल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली तुम चेक करो, चारों प्रोपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ये जो है वो CDF की हम प्रॉपर्टी बता रहे थे कि वो ये प्रॉपर्टीज होती है, हम CDF फाइंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने प्रूव कर रखा है कि ये हमेशा वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, और इसी की वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी सेटिस्फाई करेगी। क्योंकि वो ऑलरेडी दिया हुआ है CDF निकालना, तो अगर कहीं CDF चेक करना है तब वो चारों प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि वो हो रहा है क्या। इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो Example करा दीजिए। वेरीफाई हो देंगे। यस ग्राफ प्लॉट में दिखाता हूँ, मैं भी ग्राफ नहीं बताया, तो मैं भी इसका पर्टिकुलर ग्राफ दिखाता हूँ। तो सर वो Example चार बता दीजिएगा प्रॉपर्टी उसका सर। पहले इसको नोट कर लो, ग्राफ मैं इन जनरल दिखा सकता था, ओके मैं बताता हूँ।
जैसे इसका हम ग्राफ, सही बात है, इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे, चारों प्रोबेबिलिटी इजीली दिख जाएगी। ग्राफिकल मेथड से ही समझ सकते हैं सर। हाँ हाँ, ओके। तो इसको पहले नोट कर लिया गया सबने? प्रॉब्लम क्या है, मैं जब फोन में देखता हूँ तो बहुत क्लियर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास फोन है वन प्लस का, तो कैमरा तो खराब है नहीं इसका, और लेकिन लैपटॉप में मुझे ब्लर दिख रहा है। पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है, बीच में प्रोसेसिंग में दिक्कत है या इंटरनेट की दिक्कत है। हमें भी ब्लर दिख रहा था। सर आप वही बोर्ड के लैपटॉप। सर आप बोर्ड के सामने आ रहे हो ना, तब ब्लर दिख रहा है सर। आप साइड में जाते हो तो अच्छा दिख रहा है सर। थोड़ा थोड़ा फिर भी क्योंकि ब्लर है, साइड में है सर, बस लेकिन लेता होगा। जैसे मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूँ, क्या होता है, लाइट का वो होता है, फिर वो चेंज हो जाएगा। हाँ, फिर वापस थोड़ा टाइम लगता है उसको ठीक होने में। ओके, देखो, वरना अभी मैं टैब से ही कंटिन्यू करेंगे आगे। कुछ क्लासेस देख लो। ओके, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो जैसे तुम अगर इस CDF का ग्राफ बनाओगे ना, तो लाइक इधर x है और इधर CDF है। CDF एक फंक्शन है, y बराबर CDF समझ लो। तो यहाँ क्या है, जब x लेस देन 0 है तो उस केस में, x जब लेस देन 0 है उस केस में क्या हो रहा है, वेन x इज लेस देन 0, तो CDF की वैल्यू है, मतलब y बराबर fx का ग्राफ बना रहा हूँ तो ये 0 है। सो लाइक मतलब x की वैल्यू -100 है ना, इसका मतलब ये है -100 से लेके 0 तक है, उस केस में वैल्यू 0 है यहाँ तक। अच्छा, 0 पे 0 इक्वलिटी नीचे लगा हुआ है, तो यहाँ पे ओपन है ना, ओपन, तो ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। जब x की वैल्यू 0 से 0 इंक्लूडिंग 0, 0 से, इसलिए राइट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं ना, 0 पे और 0 के राइट हैंड लिमिट इक्वल रहेगी, इसलिए हमने यहाँ इक्वलिटी लिया है। तो 0 पे वैल्यू हाफ है और 0 से ज्यादा होगी तब भी हाफ है 1 था, तो सपोज करो 1 यहाँ है, ठीक है। जब x की वैल्यू 0, जब 0 है तो मान लो चलो हाफ, इसका 1 यहाँ है और हाफ यहाँ, तो 0 पे वैल्यू हाफ है। ये मैं सेट कर रहा हूँ, समझ रहे होगे, क्लोज है ना, उस पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हैं। और हाफ है कहाँ तक, 1 तक, 1 पे एक्सक्लूडेड है, मतलब जब x इक्वल टू 1 है तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो इस ये हाफ वैल्यू नहीं है, और 1 पे 1 होगी, जिसको मैं इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ऐसा, तो ये CDF का ग्राफ हुआ, इसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। सो दिस एंड दिस, सो ये एक स्टेट फंक्शन। अब तुम चेक कर लो, किसी भी पॉइंट पे उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी वैल्यू सेम रहेगी, किसी भी पॉइंट पे तुम चेक कर सकते हो। पहले पॉइंट था कि जब x -∞ है तो वैल्यू 0 है, दिख रहा होगा तुम्हें। जब x -∞ है तो CDF की वैल्यू 0 है, इधर -∞ होगी। जब x +∞ है तो वैल्यू 1 है, तो ये 1 है, तो 1 पे जा रही है। जब फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस पॉइंट पे, और ये तो कॉन्टिन्यूअस पार्ट है, तो इधर तो टेंशन है नहीं। टेंशन उस पॉइंट पे होता है जहां फंक्शन ब्रेक हुआ है, जैसे यहाँ किस पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, 0 या 1 पे, इसको हम टर्निंग पॉइंट या है ना चेंजिंग पॉइंट बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। कि इन पॉइंट्स पे हमें देखना है कॉन्टिन्यूटी, चाहे राइट कॉन्टिन्यूटी या लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि बाकी पार्ट पे तो कॉन्टिन्यूअस ही है बीच में, तो कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे पॉइंट 0 पे देखोगे, 0 पे वैल्यू हाफ है और 0 के राइट हैंड लिमिट लोगे तो वैल्यू हाफ है। 1 पे वैल्यू 1 है और 1 के राइट हैंड लिमिट भी 1 है। तो ये ग्राफ हो गया CDF का। और तुम देखिए राइट, अच्छा, नॉन डिक्रीजिंग क्या है, जैसा तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे ग्राफ या तो कांस्टेंट है या ऊपर जा रही है, तो इसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग इन सेंस ऑफ NCERT बुक। इंक्रीजिंग फंक्शन है, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना NCERT के सेंस में।
सो जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं फंक्शन की वैल्यू ऊपर जा रही है, तो मतलब ये है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग बोलेंगे इन सेंस ऑफ, है ना, जो फॉरेन ऑथर्स लिखते हैं। ओके तो ये तो सीरियस। अब दूसरा एग्जांपल कंसिडर करके देखते हैं। तो एक एग्जांपल बनाया, ये हो गया। जैसे जैम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट, जैसा क्वेश्चन होगा पहले चेक करो, चेक द फॉलोइंग फंक्शन इज CDF, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, एक फंक्शन लिख देता हूँ, तो बताओ क्या ये CDF होगा? चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तुम्हें चेक करना है कौन सा CDF है। 0, तो फर्स्ट वाला नहीं होगा क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 0 आ रहा है। वन आ रहा है। नहीं, ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, ना इक्वलिटी लगा दिया। सर फर्स्ट होगा, सेकंड नहीं होगा सर, थर्ड में क्वेश्चन बताओ एक बार। सेकंड मैंने चेंज किया है, पर तुम चेंज कर लो आंसर। यहाँ इक्वलिटी लगा रखा था पहले, मैंने इक्वलिटी हटा के यहाँ लगा दिया। ठीक है, वैसे तुम्हारा आंसर वो करेक्ट है, जो पहले जो लिखा था उसके हिसाब से वो CDF नहीं था। सर अब हो गया है। सर ए और बी दोनों हाँ। हैं। तो अब CDF हो गया है। थर्ड है 0 है when x लेस देन 0, 1/2 प्लस x/2 जब x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, और 1 when x मोर देन इक्वल टू 1। सर फर्स्ट वाला होएगा नहीं होगा ना सर? चेक करते हैं अभी। सर शायद क्यों नहीं लग है। रहा है आपको? कौन सी वाला होगा। कौन सी नहीं है लिबर्टी फेल सर। हो रही है? नहीं सर, ये राइट कंटिन्यूस नहीं, किस पॉइंट पे? 0 पे। ओके तो 0 पे चेक करो, वैल्यू क्या आएगी? 0 आ रही है। 0 पे 0 आ रही है, 0 की राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? 0 आ रही है सर। राइट कंटिन्यूअस होगा हाँ, ना। same है, तो कंटिन्यूअस हो गया। ये करेज ना वेरीफाई।
हाँ कोई बात नहीं है ना, शुरू में मिस्टेक, घर पे मिस्टेक करना, यहाँ मिस्टेक करना अच्छी बात है, देन एग्जाम में गलती करना उसमें, तो अभी कोई बात नहीं। सर सी भी होगा। सी भी होगा। जी सर, सी भी है। है ना, तो तीनों ग्राफ बना लो, सबसे इजी वे है, एग्जाम में तुम वो 4 प्रॉपर्टी मैथमेटिकली प्रूव करने में टाइम लग जाएगा, तीनों का ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लोगे तो इजीली तुम्हें दिख जाएगा। तो ग्राफ बनाते हैं, देखो तो इसका तुम ग्राफ बनाओगे फर्स्ट वाले का, है ना, तो जब x लेस देन इक्वल टू 0 है तो इधर 0 है यहाँ तक, और इसके बाद इसका ग्राफ बनाना आता है तुम लोगों को, इसका डेरिवेटिव ले लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और आई थिंक e की पावर x का ग्राफ तो बनाना आता होगा, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है इस तरह से, है ना, और माइनस हो गया, है ना, e की पावर x का ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से होता है, और e की पावर माइनस x है तो x नेगेटिव है तो है ना, y के अबाउट वो हो जाएगा, तो वैसे वाला आ जाएगा ना इस तरह से, देन अगेन यू आर टेकिंग माइनस, तो इस तरह से हो जाएगा, एंड मतलब समझ रहे हो क्या बोलना है, मैं बस ऐसे ही कन्वर्ट कर रहा हूँ दिस, देन वो चेंज हो जाएगा, एंड यू आर एडिंग 1, तो फाइनली ये वाला ग्राफ आएगा, मतलब तुम अपने हिसाब से देखो ना, काफी तुम्हें आता है बनाना, मैं वो ट्रांसफॉर्म कर रहा था ग्राफ को, तो तो इस तरह से होगा, और ये 1 को अप्रोच करेगी जब x इंफिनिटी पे जाएगी, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला सीरीज का ग्राफ ये है, यहाँ 0 है, तो ये फंक्शन इनफैक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर तुम पढ़ोगे कि अगर CDF कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो वो रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, तो CDF देख के तुम बता पाओगे कि रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या कोई भी नहीं है दोनों में से, ऐसा भी केस है जहाँ कोई भी नहीं है, तो ये इसमें पता चल तुम कॉन्टिन्यूअस है ना, तुम देख के बता पाओगे ओके कि x जो है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अच्छा कॉन्टिन्यूअस डिफाइन नहीं किया मैंने अभी, बट ऐसे ही बता रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस डिफाइन करेंगे बाद में कि जिसका रेंज अनकाउंटेबल सेट होगा। दूसरा इसका ग्राफ बनाएंगे तो सर एक बार ना सर ये फर्स्ट सर, बताना वापस ग्राफ। क्या इसका 0 पॉजिटिव पे लाइक राइट हैंड ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, देखो मैं बता रहा हूँ कैलकुलस का क्वेश्चन है, देखो जैसे e की पावर 2x का ग्राफ कैसा होगा, ये होता है e की पावर 2x का ग्राफ, e की पावर माइनस 2x में क्या आएगा, माइनस 2x का मतलब x जब नेगेटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी ना, y के अबाउट सिमेट्रिक, तो ये जो है ना ये हो जाएगा ग्राफ e की पावर माइनस 2x, चेक करना भाई जिन लोगों को, मतलब इस तरह से बना सकता हूँ मैं तो देख लेने पड़े, ओके, एंड देन माइनस, तो इसको जस्ट x के अबाउट तुम सिमेट्रिक ले लो माइनस, तो क्या होगा ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस 2x, मैंने क्या किया उसका मिरर इमेज ले लिया, और इसको ये यहाँ ना ये क्या है ये 1 है और ये इधर -1, अब इसको तो 1 ऐड कर दिया तुमने, इसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करोगे तो क्या होगा एक ऊपर कर दो ग्राफ, तो इस तरीके से हो जाएगा, मैं रफली बना रहा हूँ ठीक है ना, ये रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो ना, ये जाके ऐसे इसके जस्ट ऊपर एक यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा है 1 माइनस e की पावर माइनस, तुम कैलकुलस का कॉन्सेप्ट यूज करो, एक और तरीका है f' निकालो, देखो कहाँ इंक्रीजिंग है,
ने उसके जीरो हिसाब से प्लस हम्म, लिमिट यूज कर सकते हैं, मतलब जीरो प्लस पे चेक कर लेंगे, फिर वो अगर जीरो के इक्वल आ रहा है तो हो सकता है ये। हाँ हाँ हाँ, ये तो वैसे ही मैं ग्राफ बनाना सिखा रहा था। ये सब कैलकुलस में 11 12 में तुम लोगों ने सीखा होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं। कोई बात नहीं सीखा तो आप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सेकेंड वाला में राइट कंटिन्यूटी जीरो पे चेक करना, लाइक एफ ऑफ जीरो सर जीरो है, एफ ऑफ जीरो प्लस सर 1 माइनस ई टू द पावर जीरो, तो ये तो 1 दे रहा है ना। नहीं। अच्छा तुम देखो, मुझे ग्राफ से दिख रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो कहीं ना कहीं ब्रेक होता। कहीं ब्रेक दिख रहा है तुम्हें क्या? कहीं तो ब्रेक है नहीं फंक्शन में। ये फंक्शन इनफैक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वैसे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस e की पावर माइनस 2x, 1 माइनस x को 0 रख दो, e की पावर 0, 1 माइनस 1, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा होगा। ई की पावर 0, ओके सर। हाँ e की पावर 0 को तुमने 0 लिख दिया हाँ होगा। हाँ हाँ ऐसी गलतियां करते हैं लोग, मैं भी किया था बचपन में। तो सर सीडीएफ चेक करने के लिए बस कंटिन्यूटी चेक करना है बस? नहीं 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 ये बस क्रूशियल पॉइंट था। 4 चीजें चेक करना है। प्लस इंफिनिटी पे 1 आना चाहिए, माइनस इंफिनिटी पे 0 आना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस चेक नहीं करना है, राइट कॉन्टिन्यूअस चेक करना है, और नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये 4 चीजें चेक करना है। नॉन डिक्रीजिंग मतलब एनसीईआरटी में जो तुम पढ़ते हो इंक्रीजिंग फंक्शन वो होना चाहिए। ठीक है, ये 4 कंडीशन है सीडीएफ होने के। अगर कोई फंक्शन दिया है, पूछ रहा है चेक करो सीडीएफ है कि नहीं, तो सीडीएफ चेक करने के लिए 4 चीजें चेक करनी है। तो अब देख लो, अब ग्राफ से ही चारों चेक हो जाएगा। एक्स जब प्लस इंफिनिटी है तो वैल्यू कहाँ जा रही है? ये वैल्यू 1 पे जाएगी। तुम यहाँ भी इंफिनिटी रख के देख लो, ई की पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगी, तो ये 1 पे चली जाएगी, मतलब ये 1 के करीब जा रही है। और x जब माइनस इंफिनिटी है, जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है तो y की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी है तो y की वैल्यू 0 है। एंड x, अब तीसरा केस है राइट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही है, तो राइट कॉन्टिन्यूअस ऑब्वियसली होगा। कॉन्टिन्यूअस है मतलब किसी पॉइंट पे ब्रेक नहीं है ना, तो राइट कॉन्टिन्यूअस कोई पॉइंट उस पॉइंट पे उसकी राइट हैंड लिमिट सेम रहेगी। मैथमेटिकली चेक कर लो, ग्राफ से ऐसे दिख रहा है। फिर है नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो नॉन डिक्रीजिंग होता है इंक्रीजिंग, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा नहीं होगा नीचे की तरफ आ रही है। नीचे आएगी तो डिक्रीजिंग हो जाएगी। जब तुम लेफ्ट टू राइट बढ़ोगे तो ऐसे है कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग हो गया। चारों चेक हो गया। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन में सीडीएफ है। ओके, ए ऑप्शन में सीडीएफ है। एक तो ना तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो, बोर्ड में पढ़ाने में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। जैसे कल मैं 1.5 घंटे पढ़ाया, सिर्फ रैंडम वेरिएबल बता पाया है ना, क्योंकि लिखना मिटाना और फिर हाँ सर, वेट करना है। हो जाएगा सर कल ही से शिफ्ट हो उसमें क्या है जाएगी कि उसी पे हम्म, उसी पे पढ़ा दिए सर, जैसे पहले पढ़ाते थे। क्योंकि उसका जल्दी चीजें कवर कर लो, तो ज्यादा टेंशन नहीं होता वो करने का। और नोट करने का तो वहां भी मैं वेट कर सकता हूँ, और तुम्हें नोट करना तो उधर भी हम वेट कर सकते हैं। यहाँ भी सब वेट कर रहे हैं, वहां भी कर सकते हैं वो चीजें, बोलोगे तब। सर ओके, सजेशन, यहाँ नोट्स नहीं मिलेगा, वहाँ नोट्स मिलेगा। सर बोर्ड मेथड पे सजेशन स्टूडेंट से आया था या फिर आप लोगों ने डिसीजन लिया? नहीं नहीं, तुमने से ही किसी ने बोला था कि सर बोर्ड में पढ़ाइए। हमारा कोई, मैं तो उधर ही प्रेफर करता हूँ, मेरा टाइम बचता है उसको, और ऐसे खड़ा नहीं होना पड़ता, तो बैठ पढ़ा लेते गूगल फॉर्म पे पोल करा लीजिए ना, तो क्लियर हो जाएगा। हैं। ठीक है, ओके। हाँ एटलीस्ट सब लोगों को क्लियर हो जाए, जिन लोगों को था कि बोर्ड में पढ़ते हैं तो उनसे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, बी। आई थिंक फर्स्ट क्लियर हो गया होगा सबका। 4 प्रॉपर्टी चेक करनी है, चारों मैंने ग्राफ देख के चेक करनी है। अगर एक भी नहीं सेटिस्फाई करेगी तो वो नहीं होगा सीडीएफ। हाँ नहीं होगा, चारों में कोई भी एक फेल हो गया तो नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ, अभी मैंने यहाँ मैंने वो इक्वलिटी लगा दिया था, तो वहां वो 1 पे राइट कॉन्टिन्यूटी फेल हो जाती, लेकिन अभी मैंने इसलिए रखा कि मेरे को कुछ पॉइंट है जो बताऊंगा। अच्छा, तो मैंने पहला पॉइंट ये क्लियर किया है कि x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है,
ये कंटिन्यूस क्या होता है ये बाद में बताएंगे, जस्ट अभी जो लोग पहले से जानते हैं थोड़े बहुत टर्म उनके लिए बता देता हूँ, क्योंकि वो सीडीएफ कॉन्टिन्यूस था, ये बाद में बताऊंगा ये पॉइंट। और दूसरा में देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, अब इस वाले सीडीएफ का ग्राफ बनाते हैं, तो क्या होगा कि जब x लेस देन 1 है तो वैल्यू 0 है, तो 1 मान लो यहाँ पे, तो वैल्यू 0 है, 1 पे इंक्लूड नहीं है तो एक्सक्लूड कर देते हैं। जब x 1 से ज्यादा या इक्वल है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू हाफ है, ये 1 तो हाफ है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो x 1 है और 1 से कहाँ तक, मान लो 2 यहाँ है, तो 1 से 2 के बीच वैल्यू हाफ है, और जब x 2 से ज्यादा है या इक्वल है तो वैल्यू फिर 1 हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे लास्ट में भी क्वेश्चन जो लिखा था मैंने ना, एक पॉइंट को टॉस करने वाला, तो देख लो x जब माइनस इंफिनिटी है वैल्यू 0 है, प्लस इंफिनिटी की तरफ जाओगे तो वैल्यू ये 1 हो गई, 1 पे है ना, 1 है इधर y की वैल्यू। राइट कॉन्टिन्यूअस किसी भी पॉइंट पे उसके राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू इक्वल रहेगी। नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग समझ लो, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं कांस्टेंट, नॉन डिक्रीजिंग मतलब कांस्टेंट या इंक्रीजिंग, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं कांस्टेंट है, फिर ऊपर गया कांस्टेंट ऊपर गया, तो इंक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है, तो मतलब नॉन डिक्रीजिंग है। नॉन डिक्रीजिंग मतलब नॉट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग टाइप का समझ ना, या कांस्टेंट या डिक्रीजिंग। ओके, तो ये भी सीडीएफ है, और ये क्या है, स्टेप फंक्शन, तुम ध्यान देखो, ये कांस्टेंट है कांस्टेंट है कांस्टेंट है, तो ये स्टेप फंक्शन है, हर पॉइंट पे जंप है। तो अभी मैं आगे बताऊंगा, देखो क्या होगा, एक्चुअली ये जंप कितने का है, देखो यहाँ पे जब वैल्यू 0 है ना, 0 है, और यहाँ वैल्यू क्या हाफ है, तो जंप कितने का है, हाफ का है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ हाफ है वैल्यू है ना, और यहाँ 1 है, तो कितने का जंप हुआ, जंप मतलब ग्राफ इंक्रीज करेंगे तो कितने का जंप हुआ इस केस में, तो यहाँ भी हाफ का जंप है, और जंप किस पॉइंट पे हुआ है, देखो यहाँ 1 पे हुआ है, ये 1 है ना, तो मतलब ये है कि आगे तुम देखोगे कि x इज इक्वल टू 1 पे हाफ का जंप है, मतलब प्रोबेबिलिटी हाफ है, और यहाँ किस 2 पे कितने का जंप हुआ है, हाफ का ही जंप हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पे हाफ है, मतलब जंप जितने का जंप है, जंप इज द प्रोबेबिलिटी कि कितना जंप कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है। इसमें भी आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ये सब चीजें भी दोबारा आएंगी, जब बता रहा था अभी दोबारा बताऊंगा तुम रिकॉल कर पाओगे कि ओके ऐसा हुआ था। तो ये अच्छा, और गौर बात क्या है, स्टेप फंक्शन है, जब भी सीडीएफ स्टेप फंक्शन हो स्टेयर्स टाइप का है ना, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, x जो होगा डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट क्या होता है जी, डिस्क्रीट मतलब x की वैल्यू इस तरह से होगी 0 1 2, कॉन्टिन्यूअस मतलब x की वैल्यू कोई इस तरह से होगी, मतलब एक दूसरा डेफिनेशन भी है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जिसका रेंज अनकाउंटेबल सेट होता है, ये सब आगे आने वाला है क्योंकि रैंडम वेरिएबल ऊपर रहे हैं तो आगे आएगा टाइप्स, ठीक है। तो डिस्क्रीट मतलब जिसकी वैल्यू नेचुरल नंबर टाइप की हो या उसके जैसी, या ऐसा बोले तो या तो फाइनाइट रेंज हो या काउंटेबल रेंज हो, तो डिस्क्रीट होता है। तो मतलब इस तरह का जो भी सीडीएफ दिखेगा तुम्हें, स्टेप फंक्शन स्टेयर्स टाइप का ग्राफ, तो ये डिस्क्रीट रैंडम है। स्टेयर्स स्टेयर्स समझ आ रहा है तुम्हें, ये पहला फिर अगला, तुम एक कदम आगे बढ़ा इस पे आगे, एक कदम आगे बढ़ा इस पे आगे, और जितना कदम बढ़ा रहे हो प्रोबेबिलिटी है उस पॉइंट पे, जितना तुम पैर उठा रहे हो, तो स्टेयर्स टाइप का है। तो ये तुम्हारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, जिसका भी सीडीएफ होगा जिस भी रैंडम वेरिएबल का, तो वो एक तरह डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ x जो है वो डिस्क्रीट है, ओके। तो इसमें कोई डाउट है, ये चारों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एक सीडीएफ है। तीसरा चेक करो, तीसरा कुछ लोगों ने कहा है वो आंसर करेक्ट है। ओके जी, तो थर्ड वाले ग्राफ बनाते हैं, मिटा दो इसको। जी सर मिटा दो। तो हाँ, अब देखो थर्ड वाले ग्राफ बनाते हैं। तो थर्ड वाले में क्या है कि x लेस देन 0 तो वैल्यू 0 है, तो 0 यहाँ ना,
सो वैल्यू 0 है जब x लेस देन इक्वल टू 0 है ना, ये 0 है। वैल्यू जब 0 से 1 के बीच है, तो एग्जैक्टली 0 जो रखे, इसको 0 रख के देखते हैं यहाँ पे, तो हाफ मिलेगी ना। तो 0 पे वैल्यू हाफ है, ये 0 यहाँ पे तो ओपन होगा क्योंकि इंक्लूड नहीं है, हाफ होगा। तो देखो यहाँ इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि x जब इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ, तो हाफ है। और 0 से 1 के बीच y की वैल्यू ये है, y बराबर हाफ प्लस x/2 है। इसका ग्राफ बनाना चाहिए, तो जब ग्राफ बनाओगे, अच्छा x 1 तक जा रही तो 1 रख के देख लेते हैं क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का है, यहाँ 1। अब देखो ये स्टेयर टाइप का, स्टेयर का मतलब था इस तरह से हॉरिजॉन्टली, है ना, स्टेप फंक्शन। ये स्टेप नहीं है, ये ना ऐसे इंक्रीज करके डायरेक्ट, सो दिस इज नॉट स्टेप फंक्शन, ये स्टेप फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। स्टेप फंक्शन समझ आया था ना, इस तरह का ग्राफ होगा उसका, स्टेयर्स टाइप का। ओके, मतलब है ना, इस तरह से समझ लो, ये स्टेयर्स है ना, इस तरह से। तो ये जंप है, जंप है, उस पॉइंट पे उल्टी होती है, तो वो डिस्क्रीट में होता है। यहाँ पे ये है ना, पहले ऐसे रहा, फिर ये ऐसा हो गया, और 1 के बाद एक्चुअली जब भी तुम्हें ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन दिखे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, 0 से 1 के बीच, ये 1 है तो 1 पे इंक्लूडेड है, 0 से 1 के बीच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, और अब क्या हो रहा है, तो चेक करो चारों बॉडी सेटिस्फाई कर रही है। प्लस माइनस इनफिनिटी का 0, तो माइनस इनफिनिटी 0, ये देखो एक्स एक्सिस पे है पॉइंट ग्राफ, तो 0 ही है। प्लस इनफिनिटी तक जाओगे तो वैल्यू 1 है, 1 आ रही, 1 पे जा रही है ना, मतलब 1 है ना ये वैल्यू। और राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब पॉइंट पे उसके राइट हैंड लिमिट सेम यहाँ रहेगा, राइट सेम है ना। सो पॉइंट पे 0 पे है, और बाकी पे तो कॉन्टिन्यूअस ही है, ये तो कॉन्टिन्यूअस पार्ट है। तो बीच के पॉइंट पे अगर 1.5 पे चेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1.5 पे तो कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें बस उन पॉइंट पे चेक करना है जहाँ पे ग्राफ लिखकर चेंज कर रहा है अपना, तो वो यहाँ 0 या 1 है। और नॉन डिक्रीजिंग दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है, या तो कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है। तो नॉन डिक्रीजिंग मतलब ये कांस्टेंट या इंक्रीजिंग, नॉन इंटीजर जैसे बोलते हैं हम लोग, या नॉन पॉजिटिव, या तो 0 या नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव बोलते हैं ना, नॉन नेगेटिव में 0 आ जाता है, राइट। और यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन या इंक्रीजिंग। अच्छा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी तुम्हारा लॉजिक बताया, तो उस हिसाब से तुम क्या बोलोगे, ये जो थर्ड हमने लिया है CDF, तो ये जिस भी रैंडम वेरिएबल का CDF है, CDF तो है पहली बार क्योंकि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF है या कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF है? Continuous. दोनों नहीं, नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, मिक्स हो जाएगा सर, 1/2 पे वो, इसको हम मिक्स टाइप बोलेंगे आगे, है ना, मिक्स टाइप बोलेंगे, मतलब फुल्ली कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है, देखो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अगर होता, जैसे तुमने से कहा, तो वो कब होगा, जो CDF कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। देखो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है क्या, नहीं, 0 की राइट हैंड लिमिट हाफ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो ये हाफ है, और f एट 0 तो ये भी हाफ है। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट लेके देख लो, x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो 0 है। तो मेरा मतलब ये है कि नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0। तो सोच रहे हो कॉन्टिन्यूअस क्यों चेक कर रहा हूँ, CDF चेक करने के लिए कहीं कॉन्टिन्यूअस चेक नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूअस चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैं बताया तुम्हें रिजल्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये सब आगे मैं दोबारा बताने वाला हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, वो लोग जिनको हवा नहीं लग रहा है उनके लिए बोल रहा हूँ, ये आगे दोबारा बताऊंगा क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें मैं बता दे रहा हूँ।
वरना आगे दोबारा आने वाला है। CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम, जब मैं कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा तो उस तब बताऊंगा कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में CDF की प्रॉपर्टी। तो बस अभी ग्राफ बना रहा, इसमें जिन लोगों को पहले से आइडिया थोड़ा बहुत है, क्योंकि बहुत सारे रिपीटर बच्चे भी है ना तो एग्जाम दिए थे, तो उन्होंने चीजों को एक बार देख रखा है। तो so CDF of continuous random variable is continuous function। वो continuous function होना चाहिए। CDF होने के लिए सिर्फ राइट continuous काफी है, लेकिन अगर वो random variable continuous होगा तो उसके लिए CDF को continuous होना पड़ेगा, तो ये continuous नहीं है जीरो, तो इसीलिए ये random variable continuous तो नहीं है, तो ये वाला continuous तो नहीं है, neither नॉन continuous, continuous तो नहीं है। अच्छा, discrete होने के लिए क्या बताया मैंने, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी है कि CDF का स्ट्रिक्टली CDF कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, तो जीरो पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसलिए ये रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल नहीं है। अब अगर मुझे चेक करना है क्या ये डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट के लिए मैंने बताया वो स्टेप फंक्शन होगा। स्टेप फंक्शन मतलब स्टेयर्स होंगे, है ना, वो स्विंग नहीं है ना, हम वो स्विमिंग पूल में नहीं जा रहे, तो उस तरह का ये केस आ गया ना, तो ये सीधा ऊपर एक ऐसा नहीं। डिस्क्रीट में क्या होगा, कांस्टेंट फिर कांस्टेंट फिर कांस्टेंट, इस तरह से स्टेप फंक्शन होगा। डिस्क्रीट होगा तो सिर्फ CDF में ऐसे ग्राफ आएंगे, ओनली दिस स्टेयर्स टाइप, या इसको बोलते हैं मैथमेटिकल सेंस में स्टेप फंक्शन। सबने पढ़ा होगा 11 12 में, नहीं पढ़ा है तो ये सब टर्म जो बोल रहा हूँ लिख लिया करो, और क्लास के बाद गूगल पे सर्च करो, क्योंकि बुक ढूंढोगे बहुत टाइम लगेगा, गूगल पे 1 मिनट में बता देगा क्या है ना। तो जो भी टर्म मैं बोल रहा हूँ नहीं पता है लिख लो, क्लास के बाद गूगल पे टाइप करो, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, पढ़ लो एक बार। यहाँ पे जीरो पे नॉन कंटिन्यूअस क्यों चेक करेंगे? हाँ देखो, CDF के नाम चेक नहीं करें, मैं बस ये बता रहा था कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, नहीं, तो मैं कॉन्टिन्यूअस क्यों चेक कर रहा हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या ये रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। सर प्रॉब्लम और कॉन्टिन्यूअस रैंडम क्या होता है? मेरा क्वेश्चन था मतलब जीरो पे क्यों इसकी चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, ऐसा कुछ? क्योंकि मुझे दिख गया ना जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए। ठीक है सर। मुझे दिख रहा है ना आपको जीरो पर डिसकंटिन्यूअस, वन पे भी तुम चेक कर सकते हो, वन पे तो कंटिन्यूअस दिख रहा है कि जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है, लेकिन जीरो पे खत्म यहाँ पे हुआ, शुरू इधर से हुआ है, तो इतने का गैप है, तो इतने का गैप है मतलब ये हो गया कितने का गैप है, हाफ का गैप है, हाफ का गैप है, तो प्रोबेबिलिटी जीरो पे हाफ है। जहां भी जंप होगा उस पे तुम्हें मास मिलेगा, मास मतलब उस पॉइंट पे कुछ वेट होगा, मास होगा, कुछ प्रोबेबिलिटी होगी उस पॉइंट। तो ये सब अभी आएगी। अभी समझने की चीज क्या थी, लास्ट क्लास में मैंने सिंपली सिर्फ रैंडम वेरिएबल डेफिनेशन बताया, कुछ एग्जांपल कराए, अभी मैं CDF बता रहा हूँ। CDF क्या होता है, CDF डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने बताया इन जनरल, उसके बाद CDF का डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल स्मॉल x। अब हम एग्जांपल में CDF कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, पीछे मैंने एक कंस्ट्रक्ट किया एग्जांपल से, लाइक एक पॉइंट को टॉच किया। अभी मैंने तुम्हें 3 एग्जांपल दिए, मैं कहा चेक करो CDF है क्या, तो उस बीच में मैंने 3 अलग अलग टाइप के CDF लिए, तुमने नोटिस किया हो तो। पहले वाला कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF लिया मैंने, दूसरे वाले में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF लिया है, तीसरे वाले मैंने मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल का CDF लिया है, ताकि समझाने के लिए। अब ये तीनों क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया नहीं तुम्हें, अभी मैंने ये डिस्कस नहीं किया है कि डिस्क्रीट क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, मिक्स टाइप क्या होता है। जस्ट मैं ग्राफ बनाया तो मैं बता दे रहा हूँ ना, ये चीजें आगे अगले क्लास में आएंगी कि व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज मिक्स टाइप, ये सब आगे आएगा। जस्ट ग्राफ बनाया तो मैंने बस सबको बता दिया, उन लोगों के लिए स्पेशली जो पहले से ये चीजें जानते हैं। ओके, एक दो और एग्जांपल्स करते हैं। देखो जैम में क्वेश्चंस आए हैं, जैम का पेपर मैं दिखाता हूँ ओपन करके, तो उसमें इस तरह क्वेश्चंस काफी आए हैं, मतलब काफी इन द सेंस 2-4 तो मिलेंगे तुम्हें। तो मतलब पूछे गए हैं कि ये C की वैल्यू क्या होगी अगर ये CDF है तो, है ना। अच्छा, कुछ पॉइंट में पहले क्लियर करता हूँ। तो एक तो मैं थ्योरम लिखा था कि CDF of a random variable is a distribution function, ठीक है। तो और दूसरा इसी का कन्वर्स स्टेटमेंट है कि एवरी, यहाँ भी एवरी लगा दो, एवरी CDF है ना, एवरी CDF और रैंडम दिस या एनी CDF है ना, और एवरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन
every distribution function is every distribution function is a CDF of some random variable. मतलब if and only if ये that is CDF if and only if distribution function. So दोनों एक ही बात है. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में लिखाया था, इसके 4 प्रॉपर्टी बताया था. CDF का मतलब हमने ये बताया था कि fx of x प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, और CDF में मैंने वो 4 प्रॉपर्टी बताया. राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और चौथा था f is नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग फंक्शन इन सेंस ऑफ NCERT. ओके, तो ये था. अगर बोला चाहे कि दोनों सेम बात है, जो ऐसा होगा तो वही सबको सेटिस्फाई करेगा, जो इन चारों सेटिस्फाई कर रहा है वो ऐसा होगा. ठीक है, तो ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं. मुझे IIT कानपुर के इंटरव्यू में पूछा था क्या दोनों सेम है या अलग अलग है. अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स करके यहाँ लिख दिया, दैट इज शॉर्ट में आई लिखते हैं. ओके, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन जैम को ओपन करता हूँ. तो जैम के पेपर्स देखोगे अगर तुम, एक क्वेश्चन करा देता हूँ. तो आज मैं सिर्फ CDF डिस्कस किया है, और भी चीजें हैं CDF में अगर तुम्हें बताना चाहूँ तो. जैसे सर इस मोड में आप पेपर दिखा भी नहीं सकते. वो स्क्रीन, हाँ फिर वो दूसरे लोग से शेयर करना पड़ेगा. जैसे एक तो ये मैं बताओ, जैसे अगर तुमसे पूछूं मैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन x, तो ये किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी x cos to x. ठीक है, तो ये बहुत इजी तुम देख पाओगे. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं. अच्छा, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? तो fx माइनस इसको राइट, तो इसको आगे एक्सटेंड करूंगा मैं. So fx of x minus fx of x minus x माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट. ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x. क्या ना, x माइनस सब साइलेंट कर सकते हैं. इसको ऐसा लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू x माइनस इक्वल टू लगा के मैं x माइनस सब साइलेंट कर दूं. इस चीज को ऐसा लिखता हूँ, x लेस देन इक्वल टू x माइनस सब साइलेंट. Epsilon is a very small number, close to 0. तो इसको बोलते हैं, है ना, ये CDF है एट x, एंड अगला है CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x. x माइनस ऊपर लिखा गया, माइनस दिख रहा है, तो x माइनस. क्या, तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब कभी कभी क्या होता है ना, CDF दे दिया, तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, तो CDF दे के प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, तो ये आ जाएगा. और जंप ये यही है, मतलब ये भी नोटिस करो, तो जो जंप मैं बोल रहा था वो यही है. तो ग्राफ में अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो हम वही कर रहे थे. देखो जैसे एक ग्राफ बनाया था ना, जैसे ये है 0 मतलब 1 ना, तो ये हाफ हो गया, और इसके बाद ऐसा था. ठीक है, तो यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है. तो यहाँ क्या हो रहा है, जंप की जब बात कर रहा हूँ, जब मैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 मैं बता रहा था कि हाफ जंप है, तो मैं ऐसे चेक कर लो, x लेस देन इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0. तो इस फॉर्मूले फिट करके देखो, तुम्हें दिख जाएगा. x इक्वल टू 0 करोगे तो ये जो हमने पिछले पहले पार्ट का था या उससे पहले था, तो ये सिंपली तुम्हें दिख रहा होगा ना, यहाँ x लेस देन इक्वल टू x ले रहे हैं, उसमें से हटा रहे हैं किसको हम, x माइनस x. तो इस सेट में से इस सेट को माइनस कर रहे हैं, तो सिर्फ x वाला पॉइंट है जो रह गया वो यहाँ. और भी प्रॉपर्टीज हैं, मैं लिखूंगा, कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ.
अच्छा एक दो सीडीएफ लिख के देखो, ये हो गया, नोट कर लिया, समझे पॉइंट। और गुप्ता कपूर में सीडीएफ वाला जो टॉपिक है उसका डेफिनेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज अभी मैं करा ही रहा हूँ, प्रॉपर्टीज अभी चलेगा। अच्छा जैसे तुम लोगों ने अभी, मैं बताऊं अगर ऐसा है, एक एग्जांपल है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू कोई नंबर है, चलो 5 इज इक्वल टू 1 है ना, या इसको दूसरी तरह से लिखूंगा, ऐसे लिखो, या इसी को और लिखने का तरीका है x इज इक्वल टू x, probability is 1 if x is 5, probability is 0 when x is not equal to 5, या अदरवाइज, ठीक है ना, तो ऐसे लिखो या कोई बात। तो इसका सीडीएफ बताओ क्या होगा, है ना, क्या बोलते हैं इसको हम, इंडिकेटर फंक्शन। नहीं, डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, इंडिकेटर ही बोल सकते हैं यहाँ पे तुम, क्योंकि यहाँ 0 1 है तो चलेगा, यस इस केस में। हाँ इंडिकेटर फंक्शन इस टाइप का ही दिखता है, you're right। तो ऐसे उसका मेरा इंटेंशन नहीं था, है ना, इंडिकेटर में क्या होता है कि लाइक 0, हाँ 0 व्हेन, लिख लो 1 व्हेन x बिलोंग्स टू a एंड 0 व्हेन x डज नॉट, ठीक है, उस तरह से है। या बर्नौली रैंडम वेरिएबल इस टाइप का दिखता है, वहां पे बोल सकता है ना, p1 माइनस p होता है, लेकिन ये डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल आगे आएगा। तो मेरा बस पॉइंट ये है कि 5 पे प्रोबेबिलिटी 1 है, जिसका सीडीएफ कैसे लिखोगे, अगर इसका सीडीएफ लिखने को है तो किस तरह का होगा फॉर्म, ट्राई करो, देखो सीडीएफ कैसे लिखोगे। सीडीएफ मतलब क्या होता है, सीडीएफ मतलब है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, ठीक ना, तो ये तुम्हें हर रियल नंबर के लिए लिखना है, कि x कोई भी रियल नंबर हो तो इसका कैसे लिखोगे जनरल फॉर्म। कोई बताओ इसका सीडीएफ कैसे लिखेंगे, ये तो हमें प्रोबेबिलिटी बता दिया 5 पे 1 है, इसका सीडीएफ क्या होगा, तो इजी है ना, देखना। सो पी एक्स लेस देन 5 0 हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 5 1 हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी 1 हो जाएगा, लाइक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे एक दो, इससे बेटर ये है। हाँ सर 1 हो जाएगा बस। ठीक है ना, देखो ये इस टाइम ये दिख रहा है अभी, क्या किया हमने, तुम किसी पॉइंट पे सीडीएफ निकाल के देखो, जब x कोई लेस देन 5 है तो x की सिर्फ वैल्यू 5 ही है जिसपे मास है, बाकी पे 0 होगा, x कुछ और होता तो 0 होता, तो x लेस देन 5 लेंगे ना, तो जब x लेस देन 5, मान लो 4 है स्मॉल x, फिर से इसको फिक्स करके देखो 4 है, तो x लेस देन इक्वल टू 4, तो ऐसा कोई वैल्यू मिलेगी उसमें वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि x 5 के अलावा कुछ भी है तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, तो 0 आएगी। अब आगे जैसे x तुमने 5 ले लिया, x लेस देन इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 तो आ जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। x अगर लेस देन इक्वल टू 6 भी ले लिया, इसको 6 फिक्स कर दिया स्मॉल x को, सो x लेस देन इक्वल टू 6, तो क्या होगा, 5 वाली वैल्यू आ जाएगी तो 1, तो इनफैक्ट मतलब ये है कि x कोई भी नंबर तुम लेस देन 5 लो 0 आएगी, x कोई भी नंबर मोर देन इक्वल टू 5 लो वैल्यू 1 आएगी। इस तरह से ना लिख सकते हो तुम सिंपली, जैसे हमने बताया ही था, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर ऐसा लिखा हुआ x बराबर सपोज 1 पे प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और x बराबर 2 पे प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो बताओ इसका सीडीएफ क्या होगा, बाकी पे 0 है, ठीक है ना, और इसलिए बाकी पे 0 सम 1 ही हो सकता है ना, तो या तो तुम इसको है ना ऐसे लिख लो, या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, बस 1/3 when x is 1, 2/3 when x is 2 and 0 otherwise ये elsewhere 0 otherwise। तो इसका सीडीएफ लिख के देखो, सीडीएफ क्या होगा,
इस केस में सेकेंड वाले एग्जाम्पल का। पी एक्स लेस देन 1 पे 0 और 1 से 2 की 1 पे इक्वलिटी 10 हो जाएगा 1/3 लेस देन 2 पे आगे तो 1 हो जाए। इस तरफ ब्रेक कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट की वैल्यू या तो 1 है या 2 है, तो सबसे छोटा क्या है 1 है। जब 1 से छोटा लोगे तो उस केस में वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। जब 1 x स्मॉल x को फिक्स करो 1 से ज्यादा 2 से छोटा, जैसे 1.5 टाइप का, तो उस केस में 1 वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो 1/3 आ जाएगी। जब x मोर देन इक्वल टू 2 ले लोगे, तो मान लो 3 लिया तुमने या 2.5 ले लिया स्मॉल x को, तो 1 सीधे मतलब क्या है ये ना, x को तुमने अगर 2.5 फिक्स कर दिया तो x लेस देन इक्वल 2.5, तो x की वैल्यू 1 भी आ जाएगी, 2 भी काउंट हो जाएगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी 1। मतलब ये बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बस, ये सब बहुत इजी चीज है ना। ऐसे ही तुम और भी हम कर सकते हैं, फिर आगे चलेगा और है ना? ये तो बस इंट्रोडक्शन था। बाकी प्रैक्टिस करो इस पर, सीडीएफ पे प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम किसी ने प्रैक्टिस किया है तो तुम पूछ सकते हो डाउट, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है तो। मेन तो डेफिनेशन ही है। ओके, एक क्वेश्चन और करोगे, चलो लास्ट क्वेश्चन करो, एक खत्म करेंगे। जैसे पढ़ा दो। अच्छा, जैसे हमने कभी फॉर्मूला जो लिखा इसी बेस पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। ऐसे जैम के पेपर्स मैंने ईयर वाइज तुम लोगों को भेजा हुआ है, तो ईयर वाइज वाले में रैंडम वेरिएबल का नहीं भेजा है, वो भिजवा दूंगा, तो उसमें भी देख के ट्राई कर सकते हो। ईयर वाइज 2005 2022 वाला है ना, तो ढूंढ ढूंढ के कर सकते हो तुम, जो जो टॉपिक हो जा रहा है तो उसको कंप्लीट करते जाओ, मतलब टॉपिक वाइज खुद से। और नहीं हो रहा है तो पूछो, पूछने के लिए हमेशा फ्रीडम है तुम्हें, तो क्या है, तुम्हारी वजह से और लोगों का भी फायदा होगा, तुम पूछोगे। ओके, तो अभी क्या है, मैं सीडीएफ जो डिफाइन किया था वही डिफाइन करता हूँ। लाइक जैसे देखो 0 व्हेन x लेस देन, लिखा था वहाँ पे 0, लिखा था हाफ प्लस x/2 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 ना, और 1 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू, ये हमने लिखा था सीडीएफ। तीसरा पॉइंट जो था मैं चेक करने को बोला था, तो वहां पे ये सीडीएफ था। समझ आया जी? 0 1/2 प्लस x/2 और 1, नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख सकता हूँ, दिख नहीं रहा। तो मैं क्या बोल रहा था, इस सीडीएफ ऑफ x जो है 0 है, हाफ प्लस x/2 है और 1 है, ठीक है। तो ये कब है, जब x लेस देन 0 है। ये कब है, जब x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है। और ये कब है, जब x मोर देन इक्वल टू 1। और अगर मैं पूछूं कि इस सीडीएफ को यूज करके बताओ, फाइंड, पहला पॉइंट है प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू -1, दूसरा है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0, तीसरा है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, चौथा है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2.5। मान लो ऐसा है सपोज, तो बता सकते हो क्या? यस सर हाँ ट्राई करो। हिंट वो फॉर्मूला है, हिंट वो फॉर्मूला है ना, प्रोबेबिलिटी एट x, ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था। क्वेश्चन तो यहाँ है, इसको एग्जांपल कर देता हूँ। ये था सीडीएफ एट x माइनस सीडीएफ एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x। तो जब भी सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी पूछे तो बताओ, पहले तो आंसर बताओ जिन लोगों ने ट्राई किया, मतलब जिन लोगों को पता है।
तो फर्स्ट का 0 होगा। ओके, फर्स्ट का फर्स्ट का 0। 0। हाँ, सेकंड का। सर सेकंड का भी 0 होगा। ओके, थर्ड का। जीरो होगा सर। सर ओके, फोर्थ थर्ड का। सेकंड का 1/2 होगा। यस सर, सेकंड का 1 1 1 बाय 2। 1/2 सर। ओके, सर फोर्थ का 0 1 हटा होगा। देते ना। 0 होगा फोर्थ का। चेक कर लो सब लोग। और इस तरह क्वेश्चन ध्यान में आए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेपर्स देखना। मैंने ग्रुप में 2005 टू 2022 वाला पेपर भेजा हुआ, मैं दोबारा भेज दूंगा। उसमें तुम ढूंढ ढूंढ के देखना, जो टॉपिक हो जा रहा है उसको क्वेश्चंस तुम एटलीस्ट कर पाओ। या हम अलग से बना के भी देंगे, जैसे रैंडम वेरिएबल का एक साथ मिलेगा, जैसे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का दिया था ना, वैसे रैंडम वेरिएबल का एक साथ आएगा। या एक बार कोई सर को रिमाइंड करा देना, उनको बस एक बार मैसेज कर देना क्लास के बाद कि सर वो रैंडम वेरिएबल का असाइनमेंट भेज दीजिए, वो ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो जब तक करते रहना जो टॉपिक हो रहा है। हमने अभी तक 2 ही चीज किया है इस चैप्टर में। क्या किया है? एक तो रैंडम वेरिएबल डेफिनेशन क्या है और सीडीएफ की डेफिनेशन क्या है, यही 2 चीजें अभी तक की। सर ये 0 पे मास आएगा क्या? हाँ, देखो अब करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, CDF एट -1, ठीक है ना, इस फॉर्मूला के हिसाब से माइनस CDF एट -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब तुम लोगों को पता है ना, जस्ट उसका लेफ्ट साइड का पॉइंट, थोड़ा सा लेफ्ट लिमिट, इस तरह से। तो अब देखो, जब ये फंक्शन की तरह ट्रीट करो, ये स्मॉल एफ एक्स है, कैलकुलस जैसा फंक्शन होता है वैसे ट्रीट करो इसको। तो इस फंक्शन की वैल्यू -1 पे, देखो -1 किस कैटेगरी में आएगा? 3 कैटेगरी है, लेस देन 0 वाला, 0 1 के बीच वाला, 1 से ज्यादा वाला। तो -1 किस कैटेगरी में आएगी? टॉप, मिडल, बॉटम? टॉप। है ना, तो टॉप वन इस कैटेगरी में, -1 लेस देन 0। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 है। अब -1 से थोड़ा छोटा भी है, जैसे मान लो -1 से थोड़ा छोटा का मतलब क्या होगा? इधर है ना, -2 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1.01 टाइप का। तो -1.01 अप्रॉक्स ले रहा हूँ, फिक्स नहीं कर सकते, बट हम अप्रॉक्स ले रहा हूँ ना, 0.1 नंबर लाइन में बात कर रहा हूँ मैं। तो -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, थोड़ा सा लेफ्ट का नंबर, तो -1.0001, तो वो भी नंबर इसी कैटेगरी में आएगी, और उस पर वैल्यू कितनी रहेगी? 0 ही रहेगी, आंसर 0 आएगी। अब आ जाओ 0 पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, CDF एट 0 माइनस CDF एट 0 माइनस, तो एग्जैक्टली 0, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 0 कहाँ है जी? यहाँ देखो, यहाँ इक्वलिटी लगी हुई है, तो मिडिल वाले में। जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है तो CDF में ये फंक्शन यूज करना है। अब x तो तुम्हारा 0 है ना, तो x को 0 रख दो, तो हाफ प्लस 0.2, तो ये हो गया हाफ प्लस 0.2 माइनस, इसकी वैल्यू आ गई हाफ प्लस 0.2। अब माइनस क्या? 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 के थोड़े लेफ्ट में आ जाओ, तो क्या होगा? 0 थोड़ा लेफ्ट में आ गया, -0.001, और -0.001 किस कैटेगरी में आएगी? टॉप, मिडिल, बॉटम? है ना, टॉप पे जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव हो गई तो वैल्यू उस पे क्या है? टॉप पे 0, तो 0, तो फाइनली आंसर आ गया हाफ। सिमिलरली 1 पे, सो CDF एट 1 इस फॉर्मूले के हिसाब से CDF एट 1 माइनस 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ठीक है, अप्लाई करो। So 1 minus 1/2 minus 1/2. ओके, ठीक है ना, तो क्या होगा? एग्जैक्टली 1, तो 1 इक्वल कहाँ पे है? देखो यहाँ इक्वल लगा हुआ है, ठीक है, तो इक्वल लगा हुआ है, तो वैल्यू इस पे 1 है, तो पहले वाले टर्म की वैल्यू 1 है। 1 माइनस, तो 1 से थोड़ी छोटी, मतलब 0.999 ले लो समझने के लिए, ठीक है, 0.999, तो 0.999 किस कैटेगरी में आएगी? मिडिल मिडिल में ना, सॉरी,
0.999 सेकंड वाले में है ना? हाँ सेकंड वाले में, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच वाला यहाँ है, तो 0.999 वहीं पे होगी। तो उसमें वैल्यू कितनी है, हाफ प्लस x/2। अब ये नहीं 0.999 पुट कर दो तुम, वो समझने के लिए था। यहाँ है वैल्यू 1, ठीक है, ये अप्रॉक्स 1, वो समझने के लिए तुम्हें बताया मैंने, ये 1 ही है अप्रॉक्सीमेटली। 1 माइनस का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 बाई लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड का मतलब तुम्हें पता होगा कि दिस इज अप्रोचिंग 1 बाई लेफ्ट साइड। तो मैंने एग्जांपल समझने के लिए एग्जांपल ले लिया, तो फिक्स नहीं कर सकते कोई नंबर। 1 माइनस का मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 बाई लेफ्ट साइड, तो 1 रख दो इसमें x को, है ना, ये 1 ही है ना, तो फिर 1 रख दो। 1/2, अच्छा मैंने 1 प्लस किया हुआ माइनस किया था, प्लस था, सही है ना ये, हाँ, तो ये हो गया 1/2 प्लस इस x को क्या रखोगे, ये वाला 1। 1 माइनस का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो 1 ही है वो, चाहे 1 प्लस है ये भी लगभग 1 ही है, 1 माइनस ये भी 1 ही है। डिफरेंस क्या है जी, तो डिफरेंस है 1 माइनस अप्रोक्सीमेटली 1 है बाई लेफ्ट साइड, है ना, 1 माइनस अप्रोचेस टू 1 बाई लेफ्ट साइड, 1 प्लस का मतलब इट अप्रोचेस टू 1 बाई राइट साइड, थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होगा, वो स्लाइटली बहुत मतलब छोटे नंबर है। सो हाफ प्लस हाफ, तो दिस फाइनली दिस गिव्स 0, ठीक है, तो ये आंसर जिन लोगों ने बताया सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे यहाँ आ जाए 2.5 पे, तो CDF एट 2.5 माइनस CDF एट 2.5 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 2.5 इस कैटेगरी में वैल्यू है 1 इस पे, माइनस 2.5 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 2.5 की लेफ्ट हैंड लगा लो 2.499 अप्रॉक्स, ठीक है ना, 2.499, हाँ, सो 2.49 तो इसी कैटेगरी में आएगी, तो भी 1, ओके, तो ये 0 आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में है, तुम पेपर देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। CDF की अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूले हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होगा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है, मिक्स टाइप क्या है, देन उसके बाद हम फिर से CDF डिस्कस करेंगे अलग अलग केस। तो आज इतना ही खत्म करते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास से उसके ही करेंगे, टैप पे करेंगे।